होती है। एमआरएस जब हम करेंगे तो फिर इसको हम कर लेंगे। एमआरएस में आपको डिटेल में आज कराऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, चले एमआरएस ही कर लेते हैं। सारे लोग आ गए, मैं थोड़े से नहीं है। चलो पहले 2-3 और टॉपिक्स कर लेते हैं। अच्छा, ये हमने कल डिस्कस किया था डिटेल से। टीबीएम जो है, ये एमआर जो है कंट्रास्ट पोस्ट कंट्रास्ट सीक्वेंसेस हैं। तो टीबीएम की हमने क्या क्या डिस्कस की थी कॉम्प्लिकेशंस? हमारा बताएं आप क्या क्या। टीबीएम की हमने देखी है, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस जो है। टीबी, हाँ बताएं बताएं। हाइड्रोकेफलस, एब्सेस हाँ फॉर्मेशन, वेंट्रिकुलाइटिस, फाइब्रोसिस, सबड्यूरल वेनस थ्रोम्बोसिस। हाँ, अच्छा इसमें है उस तरफ से चले ना। मेनिंजाइटिस में जो हमारी बेसल मेनिंजेस हैं वहाँ, ठीक है, वहां मेनिंजाइटिस ज्यादा होगी। और हाइड्रोकेफिलस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, क्योंकि इसके जो सारे इसके इन्फेक्शन और सारी चीजें होती है ना, तो वो ऑब्स्ट्रक्ट वेंट्रिकुलाइटिस भी हो रही होती है। और उसी तरह से अंदर जिस तरह सब ड्यूरल इसकी कलेक्शन बन जाती हैं, वेंट्रिकल्स में भी इसकी कलेक्शन वगैरह आ सकती होती है। तो डेब्री की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती होती है, तो उस वजह से हाइड्रोकेफिलस होता है। और फिर ये कि यहाँ पर देखे ना, ये आपको यहाँ पर एनहांसिंग लियन है ना, यहाँ पर इस तरह जब आपको वेंट्रिकुलाइटिस या इस तरह का एपेंडाइमा एनहांस करके मिल रही है ना, और बेसल मेनिंजेस एनहांस, तो फिर आपने ग्रेनुलोमा ढूंढना है। या जो मतलब एनहांस कर रहा हो, फ्लैश जिसको कहते हैं, या फिर केसिएशन वाला, पेरिफेरली एनहांसिंग वाला, ठीक है, या T2 सीक्वेंसेस पे, फिर छोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो बस वो जो भी आपको नजर आएगा ना पोस्ट कंट्रास्ट या उसके ऊपर आपने ग्रेनुलोमा ढूंढने की कोशिश करनी है, जो ग्रे व्हाइट मैटर जंक्शन पे होगा। ठीक है, ग्रे व्हाइट की जंक्शन इन रीजन्स के ऊपर, यहाँ और ये ब्रेन स्टेम वगैरह के अंदर भी। और वेंट्रिकुलाइटिस हो गई, हाइड्रोकेफलस हो गया, सबड्यूरल एम्पाइमा हो गया, इसके अलावा मेनिंजाइटिस हो गई, एनकेफलाइटिस हो गई। और साथ में ना इन्फार्क्ट्स देखने हैं, क्योंकि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म करता है। और जो वेजल्स का वेजोस्पाज्म जब होता है, तो फिर उस वजह से भी इन्फार्क्ट्स, स्मॉल वेसल्स के, आर्टरीज के, आर्टीरियल टेरिटरीज के, ठीक है, वो ढूंढने हैं कहीं कहाँ कहाँ इन्फार्क्ट्स है, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन है वो आपने देखनी है बस। और आर्टरीज को बहुत ध्यान से देखना है कि सारी आर्टरीज में कंट्रास्ट आ रहा है, साइनसिस में आ रहा है, ये चीजें देखनी है। मैम ये जो ऊपर एरो लगा हुआ है, ये एब्सेस है या ग्रेनुलोमा है? नहीं नहीं नहीं, ये तो ये देखिए ना, ये वेंट्रिकुलाइटिस है, ये टेम्पोरल हॉर्न है ना डॉक्टर कामरान, ये टेम्पोरल वेंट्रिकल्स का जो नहीं है, लेटरल वेंट्रिकल्स के टेम्पोरल हॉर्न्स, ये हमें नजर तभी आते हैं ना जब हाइड्रोकेफिलस होता है। हाँ ठीक जी है, ये मैम, इसके टेम्पोरल, साथ वाले इमेज में जो ये सैजिटल पे है, इसके साथ वाला डी ये वाला, इमेज, डी ये वाला, डी 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 वाला, इससे ऊपर वाला, ये बी वाला, जी बी वाला, ये भी तो सारा वो हमारा यही है ना, टेम्पोरल हॉर्न, ये ऑक्सीपिटल हॉर्न, इसके ऊपर ऐसा ही आता है। लेटरल वेंट्रिकल यहाँ से यूं करके इस शेप का आता है। ये मेरे एरो को फॉलो करें, ये कॉर्डेट के ऊपर यूं करके इसकी शेप होती है। ऑक्सीपिटल हॉर्न इधर होता है और ये इधर इसका टेम्पोरल हॉर्न होता है, ये आगे ये फ्रंटल हॉर्न होता है, ये शेप उसकी होती है। ये यही चीज है जो यहाँ पर इसने ये यहाँ पर दिखाई हुई है, ये देखिए यहाँ पर ये दिखाई हुई है, ठीक है सारे। यहाँ जो है ना, ये इसके ब्रेन के पेरेंट कायमा की यहाँ पर आ रही है एनहांसमेंट, यहाँ पे ड्यूरा की आ रही है। चले आगे, अब आगे चले। जी जी। टीबीएम बहुत, टीबीएम में अब कोई मसला है? अब मुझे बताएं। टीबीएम बहुत इजी है। आपने ना ग्रे व्हाइट मैटर जंक्शंस को देखना है ब्रेन में। अगर ये हिस्ट्री दे दी गई है फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना। अगर नहीं भी दी हुई और आपको
मेनिंजेस की एनहांसमेंट पोस्ट कंट्रास्ट में नजर आ रही। मेरी बात सुने, ये जो है ना, ये कोरोनल जो है और सैजिटल, वो मेनिंजेस की एनहांसमेंट देखने के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो होता है ना एक्सियल, अगर देखें तो हमने जो बेसल सिस्टर्न्स है ना, क्वाड्रिजेमिनल, ये वो एम्बियंस, इनके लेवल के ऊपर देखना होता है, वहां बहुत अच्छा नजर आता है। ये क्लियर होता है ना पोस्ट कंट्रास्ट के ऊपर भी, यहाँ पर क्लियर होते हैं, सिवाय यहाँ पर दो वो आ रही होती है ना कंट्रास्ट वाली वेजल्स, ठीक है। उसके अलावा अगर सारा गंद मचा हुआ है ना, तो वहां पर वो मेनिंजियल एनहांसमेंट है। अब ये ड्यूरा यहाँ पर ये सारी एनहांस कर रही है। सलकाय के अंदर जहां जहां बहुत ज्यादा करके एनहांसमेंट अगर आ जाएगी तो वो लेफ्ट मेनिंजियल है। अब ये वाली पैकी है जो ट्यूबरक्लोसिस है ना, उसके अंदर दोनों होती है, पैकी भी होती है, लेप्टो भी होती है, ठीक है, दोनों तरह की आ जाती है। यहाँ यहाँ ये पैकी आ रही है। चले, ये नियोनेटल हमारे पास ब्रेन है, तो उसके अंदर ना ये हमारे पास फ्लूइड एटेन्युएशन एरिया है, और ये गायरीफॉर्म रीजन का ब्रेन के पेरेन्काइमा का जो है ना हाइपरिकोइक एरिया उसके पेरिफेरी के ऊपर है। अब ये नोट करें कि ये जो है ना, ये हमारी मेनिंजेस की ये है लेयर ना, और इसने कंप्रेस किया हुआ है यहाँ पर जो ब्रेन का पेरेन्काइमा है उसको। तो ये सब पायल जो होती है, सब पायल हेमरेज, ये नियोनेट्स में कॉमन होती है, सबसे ज्यादा नियोनेट्स में कॉमन होती है। एडल्ट्स में भी हो सकती है रेयरली, लेकिन नियोनेट्स में सबसे ज्यादा कॉमन होती है। ये जो होती है ना, इसके ना इसको रखते कंजर्वेटिव ही हैं, और इस ये जो कन्वेक्सिटी एच होती है ना, अगर कहीं पर कन्वेक्सिटीज के ऊपर इस तरह, ये देखिए अब यहाँ ये कन्वेक्सिटीज है ना, यहाँ पर अगर सबरेक्नॉइड हेमरेज हो ना, तो उससे ये मिमिक करती है बेसिकली। हाँ, ऐसा होता है ना कि जो ब्रेन का पेरेन्काइमा होता है वो लाइंड होता है पाया से, और पाया सलकाई के अंदर भी जा रही होती है। तो इस पाया के नीचे अगर हेमरेज होती है तो वो ब्रेन का जो सब्सटेंस है उसको कंप्रेस कर देगी ना, और वहीं पर तो वेजल्स हैं जा रही पाया के नीचे, तो वहां पर इंफार्क्ट के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। एडिमा, इंफार्क्ट, जो सराउंडिंग ब्रेन पेरेन्काइमा है, जो कन्वेक्सिटी एच होगी ना, उसके अंदर ब्रेन के अपने सब्सटेंस को कुछ नहीं होता। एच तो हमें मिलेगी, सबरेक्नॉइड हेमरेज तो मिलेगी, लेकिन ब्रेन के पेरेन्काइमा को उसके नीचे जो अंडरलाइंग कॉर्टिकल सरफेस है उसको कुछ नहीं होता। और बाकी इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है, और सिर्फ सिम्टोमेटिक, अगर मतलब पेशेंट को फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ रहे हैं, सीजर्स वगैरह आ रहे हैं, तो फिर उनको हम मैनेज करेंगे और पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं, फुली रिकवर कर जाते हैं, ठीक है। मैम चले, ये जो इमेज है इसके ऊपर तो मुश्किल नहीं होगा बताना कि ये सब ड्यूरल या एक्स्ट्रा ड्यूरल है या सब पायल है? इसके ऊपर जी अब देखिए ना, ये फ्लूइड एटेन्युएशन का एरिया है, ऐसे ही है। जी आप कहें कि इसने ब्रेन की सरफेस को कंप्रेस किया हुआ है, ऐसे ही है, जी किया हुआ है ना, तो ये ओल्ड ओल्ड हो गया है ना उसका, ये इसको देर हो चुकी है कि वो फ्लूइड की अटेनुएशन का हो चुका है। अगर ये एक्यूट होता तो ये हाइपरटेंसी होता। अब ये आप नोट करें ना कि अगर ये एच होता या सब ड्यूरल होता, ब्रेन का अपना सब्सटेंस क्यों डिफॉर्म हुआ होता, या वो क्यों कंप्रेस, हीमाटोमा पाया के नीचे है तो उसने सब्सटेंस को कंप्रेस किया है ना। समझा पा रही हूँ मैं बात? जी मतलब जहां जहां हीमाटोमा है ना उसने किया, बाकी जो हमारी दूसरी सारी है ना, जिस तरह सब ड्यूरल है, हमें पता है वो किस तरह की है, वो बाइकन्वेक्स होती है, उसकी एक शेप है, लेकिन इसकी शेप ये हीमाटोमा को ही कंफर्म करेगा। वो तो ड्यूरा जहां जहां सूचर्स के ऊपर चिपकी हुई है, उसके नीचे नीचे वो ब्लड सारा स्प्रेड कर जाएगा ना, सब ड्यूरल जो है, हम्म, ठीक है। जी ड्यूरा की भी दो लेयर्स होती हैं,
एक ये वाली अल्ट्रासाउंड के इमेजेस है ना, ये एमआर का इमेज है, ये अल्ट्रासाउंड के इमेजेस है, ये वाला एमआर है, बाकी वाले अल्ट्रासाउंड है। ठीक है, ये क्लियर हुआ है ये वाला, या अभी भी जी मैडम, हो गया, क्लियर हो गया। चलें आगे? मैडम एक बात ये बता दें, जो एमआर की इमेजेस है इस पे इन्होंने हेमरेज तो बाहर वाला है ना, जो उन्होंने एरो किस मैंने चीज अभी पे भी पॉइंट वही बताया है कि ना ये अब एज पे डिपेंड करता है ना कि उसकी कितनी एज हो गई है। ठीक है, अब यही बता रही हूँ कि जो जहाँ हीमाटोमा है उसके नीचे वाला जो सरफेस है ना, वहां पर एडिमा आता है, वहां पर इस्कीमिया हो सकता है, वहां पर, ठीक है ना, वो उसमें चेंज नजर आएगा, क्योंकि जो ब्लड वेजल्स हैं पाया के बिल्कुल नीचे लाइन होती है, तो वही तो सारी कंप्रेस हो गई, तो इसलिए तो वहीं पर साथ में एडिमा आ गया। जो दूसरी एसएच हुई या सबड्यूरल सबड्यूरल और जो एपीड्यूरल होती हैं, उनकी तो शेप से ही हमें पता चल जाएगा। रह गई, मैंने आपको बताया, जो कन्वेक्सिटी एसएच होती है वो इससे मिमिक कर रही होती है। ठीक है, तो कन्वेक्सिटी एसएच में नीचे वाले ब्रेन के पेरेन्काइमा वो कुछ नहीं होगा। कन्वेक्सिटी एसएच यहाँ पर है, ये जो कन्वेक्सिटीज है ना यहाँ पर जो अगर होती है ना, इसकी बात कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये है अब ना, ये हमारा सीईसीटी का इमेज है, सेजिटल एमपीआर, और ये हमारे पास ना ग्रे स्केल और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड के इमेजेस हैं। तो ये हमारे पास ना सॉफ्ट टिश्यू इकोजेनिसिटी मैसलियन है, बिटवीन ये आईसीए जा रही है और यहाँ पर ये एक वेजल उसने दिखाई है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि पेपर में किस तरह से आती है। अगर एंजियो का इमेज आए या सीटी का आए, तो यहाँ पर तो ये दोनों जा रही हैं। ठीक है, उसकी सप्लेइंग हो रही है और ये मैस जो है वो एनहांस भी कर रहा है। यहाँ पर कैरोटिड बॉडी ट्यूमर होता है, ठीक है, कीमोडेक्टोमास, पैरागैंग्लियोमास, ठीक है, इसका अब डीडी जो है ना वो एक ही होता है। इसका एक डीडी है, वो है शवानोमा, यहाँ पर शवानोमा हो जाए। लेकिन जो शवानोमा होता है उसमें उसकी बात ये होती है कि वो जिस तरह इन्हांसमेंट कैरोटिड बॉडी ट्यूमर की आती है ना, फौरन से कंट्रास्ट लिया और ब्राइट एनहांसमेंट और फास्ट एनहांसमेंट, उतनी एनहांसमेंट शवानोमा की इतनी जल्दी नहीं आती। ठीक है, और जो हमारा होता है एमआर, एमआर के ऊपर जो है वो हमें देगा सॉल्ट एंड पेपर साइन देगा, सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस, फ्लो वॉइड्स आएंगे साथ दरमियान में, अंदर अंदर, और जो ये होगा डॉपलर, इसके अंदर वास्कुलैरिटी बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है, बायोप्सी नीडल तो इसमें डालनी नहीं होती है। एम्बोलाइजेशन करेंगे ना इसकी, ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? एम्बोलाइजेशन ही करते हैं। हाँ, एम्बोलाइजेशन ही करेंगे। अच्छा, एनजीओ पे जो है वो लायर साइन देता है। ठीक है, और बस ये बताने वाली बात यही थी कि ना शवानुमा इसके डीडी में आएगा, और वो सिर्फ ना कंट्रास्ट इसकी कितनी फास्ट जो है ना एनहांसमेंट और ब्राइट एनहांसमेंट उसी से डिफरेंशिएट हो जाता है। शवानुमा इतने ज्यादा एनहांस नहीं करते। अच्छा, इसकी एसोसिएशन जो है ना कैरोटिड बॉडी ट्यूमर्स की, वो होती हैं मेन के साथ होती हैं, इसके अलावा बीएचएल और टीएस और एनएफ1 और कार्नी ट्रायड, इनके साथ ना इसकी एसोसिएशन होती हैं। तो जब आप पेशेंट आए ना, तो नेक्स्ट के अंदर जब फर्दर वर्कअप इन फेकोमेटोसिस वगैरह के लिए भी सजेस्ट करें उसके साथ। क्योंकि मैम ठीक है, यहाँ पे लाइट साइन आ रहे हैं अल्ट्रासाउंड पे, अल्ट्रासाउंड पर ये लाइट साइन आ रहे हैं स्प्लेइंग ऑफ द वेसल्स। मुझे आपकी क्वेश्चन नहीं समझ आया। सेजिटल इमेज में लाइट साइन आ रहा है। लायर साइन तो एनजीओ के लिए बोलते हैं ना। ओके, ठीक है, यहाँ पर आप कहेंगे सप्लाइंग हो रही है, ठीक है। बोथ ईसीए और आईसीए की। ये सीसीए है, ये ईसीए और आईसीए की है। ये वाला सीसीए है, ये वाला यहाँ पर ये बाई की तरफ है, तो ये लाइकली ईसीए जा रही होगी। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा। यहाँ पर भी एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, इसका प्लेइंग हो रही है। अच्छा, एक बात काम की है वो ये कि ना इसका ना हमने देखना होता है कि आईसीए की सर्कमफेरेंशियली कितना उसने किया हुआ, उसका एंगल कितना है। ट्यूमर जो है ना आईसीए के कितने सर्कमफेरेंस को इन्वॉल्व कर रहा है या उसको कितना टच कर रहा है, क्योंकि ना उसमें फिर
ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 होता है, लेस देन 180 हो ग्रुप 1, 180 टू 270 ग्रुप 2 और ग्रुप 3 मोर देन 270 की एनकेसमेंट। इसमें ना फिर एडवेंटिशियल इन्वॉल्वमेंट और फिर आई अगर ग्रुप 3 हो तो आईसी को फिर हम ना रीसेक करके ग्राफ्टिंग करते हैं वहां पर। ठीक है, बस ये याद रखिएगा बात सर्जिकली। अच्छा, ये पेशेंट जो है इसमें है क्रॉनिक कफ और डिस्निया की पेशेंट है। ठीक है, तो HRCT ऐसा है। अब इसमें मल्टीपल कैविटेटरी लीजन्स हैं और सराउंडिंग कोई ग्राउंड ग्लास वगैरह नहीं है और स्पिकुलेटेड मार्जिन्स भी हैं कुछ लीजन्स के सराउंड। ठीक है, ये वाली जो लीजन है ना नोड्यूल, इसके अंदर कैविटेशन नहीं है। ठीक है, लंग जो है उसके अंदर कोई सेप्टल थिकनिंग्स वगैरह नहीं है। ये रियोमेटॉइड नोड्यूल्स है। रियोमेटॉइड नोड्यूल्स जो है ना ये ज्यादातर नोड्यूल्स पेरिफेरी की तरफ आती हैं और इनके ये होती है नेक्रोबायोटिक नोड्यूल्स होती हैं। कैविटेशन तो होती है लेकिन स्टीराइल होती हैं, स्टीराइल। और रियोमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ पेशेंट जो है ना उन पेशेंट को रियोमेटॉइड वालों को होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आर्थराइटिस प्रोग्रेस कर गई हो और फिर उसके अंदर नोड्यूल्स आए। ये रेयर कॉम्प्लिकेशन होती है ना रियोमेटॉइड आर्थराइटिस की। रियोमेटॉइड जो डिजीज है ना उसकी रेयर है कॉम्प्लिकेशन। और मेल्स में भी हो सकती है, फीमेल्स में भी हो सकती है। मेल्स में वैसे ज्यादा होती है और स्मोकर्स में। और अगर ये न्यूमोगोनियोसिस के साथ पेशेंट को न्यूमोगोनियोसिस भी हो तो उसको हम कैप्लान सिंड्रोम कहते हैं। कैप्लान, ठीक हो गया। नेक्रोबायोटिक मैम इसे नोड्यूल्स होती है। वैगनर क्यों नहीं कह सकते? मैंने सबसे वैगनर पहले सोया यही तो बताया है कि इसके सराउंडिंग में ना ग्राउंड ग्लास नहीं है। इसके अच्छा सराउंडिंग में ठीक। ग्राउंड ग्लास है। अब जब आपको सीटी पर इमेज आएगा ना तो आप ना बस यही देखिएगा कि आइदर इस कैविटेटिंग नोड्यूल के सराउंडिंग में ग्राउंड ग्लास है कि नहीं है। अगर ग्राउंड ग्लास हुआ तो वैगनर्स बनाइएगा, अगर ग्राउंड ग्लास नहीं हुआ रिमोटाइड बना दीजिएगा। और सेप्टिक वगैरह की हिस्ट्री देख लीजिएगा ना। हिस्ट्री में अगर कोई सेप्सिस ये वो की हिस्ट्री है या कोई सेप्टिक फोकस इर्द गिर्द सॉफ्ट टिश्यू में नहीं है, फिर वो सेप्टिक एम्बोलाई की तरफ नहीं जाइएगा और उसको जो है ना वो फिर रिमाटाइड नोड्यूल्स। और रिमाटाइड यहाँ पर तो ये जो होती है ना ये होती है बेसिकली पेरिफेरी पर और अपर और मिड जो लंग लोब्स है ना उनमें। और टूअर से पेरिफेरी होती है, प्लूरल भी हो सकती है और सब प्लूरल भी हो सकती है। ज्यादा पेरिफेरी में प्लूरल प्लूरल बेस्ड ही होती है कह लें। और जब अगर ये फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो जाएगी? कॉम्प्लिकेशन नीमोथोरिक्स हो सकती है पेशेंट को और ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला बन सकता है, एम्पाइमा भी बन सकता है। ठीक है, चले आगे। इसमें कैल्सिफिकेशन भी आ सकती है मोर और लेस। आगे चलें। सराउंडिंग ना कोई ग्राउंड ग्लास नहीं है यहाँ पे, कोई उस तरह ना आपको कंसोलिडेशन वगैरह नहीं नजर आ रही, ना कोई क्लीन बर्ड है ना कोई कुछ और। वो बस ये आपने बता दें ये वेल डिफाइंड, इसमें कैल्सिफिकेशन भी है। चले आगे। मैम फिर इसके जो वर्कअप में जो व्हाट नेक्स्ट में वही सारा जो रेमेटोइड हाँ आर्थराइटिस रूमाटाइड का का, वर्कअप कराएंगे, हाँ आरए फैक्टर वगैरह। आर ए फैक्टर ये हो, इस तरह की चीजें। आर ए नेगेटिव वाले पेशेंट्स को भी रूमाटाइड नोड्यूल्स हो सकती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं होता। और ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट को आर्थराइटिस डेवलप करने से पहले भी हो जाती है। रेटिकुलेशन भी डेवलप होती है ना आर ए लंग को, लेट, वो लेट होती है। चलें। अच्छा, ये अब बच्चा है तो जाहिर सी बात है ये हम देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है 8 मंथ्स ओल्ड। वैसे भी हमारे पास पीडियाट्रिक चेस्ट है तो एक्सपायरेटरी स्कैन है। तो इस साइड पे जो है ना इंक्रीज ट्रांसरेडियंसी है। ठीक है, इंक्रीज ट्रांसरेडियंसी है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है फॉरेन बॉडी है इसमें हम ट्रेकिया को लोकेट करेंगे। ये राइट वाला ब्रोंकस जा रहा है और ये वाला लेफ्ट जा रहा है। तो इस जगह पे थोड़ी सी डेंसिटी आ रही है, थोड़ा सा सस्पिशन रेज कर सकते हैं इस लोकेशन के ऊपर ना। लेफ्ट मेन ब्रोंकस में डिस्टली यहाँ पर आ रही है ना डेंसिटी, डिस्कस। चलें नेक्स्ट चलते हैं।
ये हमारे पास जो है ना HRCT के इमेजेस हैं, CECT चेस्ट है, सॉफ्ट टिश्यू विंडो और लंग विंडो के इमेजेस। तो यहाँ पर ना एक ये डिफरेंट पेशेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ ये एक ही पेशेंट के हैं, ये एंडोब्रोंकियल विद ब्रोंकस के बाहर भी एक्सटेंशन के साथ ना एक सेंट्रली लेफ्ट मेन ब्रोंकस के अंदर मैस लीजन आ रहा है और उसके अंदर कैल्सिफिकेशंस भी हैं, एनहांसमेंट भी दे रहा है और जो है ना डाउनस्ट्रीम जो हमारा लोब है उसकी जो है ना वो सारा वो कोलैप्स हुआ, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी एक मैस लीजन है। तो मोस्ट लाइकली हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर ये आ गया। कार्सिनोइड हाँ, ब्रोंकियल कार्सिनोइड। इसमें वो दिया हुआ था कि ना मतलब स्कैन उसमें फुल बॉडी का होगा या साथ में नीचे एब्डोमेन भी नजर आ रहा होगा, तो लीवर में भी लियंस और इस तरह करके ना। तो जो कार्सिनोइड होते हैं ना ये 70% होते हैं सेंट्रल और ये तकरीबन 19 to 20% जो है वो पेरिफेरल लंग के अंदर भी हो जाते हैं, मतलब सेंट्रल ना हो, पेरिफेरी यहाँ पर पड़े हो। तो इसमें दो वैरायटीज होती हैं, टिपिकल और एटिपिकल। जो टिपिकल कार्सिनोइड होते हैं ना वो वेल डिफाइंड होते हैं और वो लोअर ग्रेड के होते हैं, ठीक है। वो कह लें कि उतना एग्रेसिव नहीं होते। और जो होते हैं ना एटिपिकल होते हैं वो उनका फिर ग्रेड ज्यादा होता है, उनका फिर मेटास्टेसिस और मेलिग्नेंसी का चांस भी ज्यादा होता है, वो वेल डिफाइंड नहीं होते, ठीक है। अच्छा, मैम ये लंग विंडो वाला सैजिटल कोरोनल इमेज डिस्क्राइब कर दें प्लीज। इसमें लंग विंडो, CECT चेस्ट, कोरोनल और इसमें ये देखिए ना एक वेल डिफाइंड एंडोब्रोंकियल लीजन इज सीन इन द राइट मेन ब्रोंकस और नो extension outside the bronchus is seen or no collapse is seen in the right middle and lower lobe, ठीक है। तो ब्रोंकस ठीक है इंटरमीडियस होता है ना, उसी से फिर दोनों निकलते होते हैं। ठीक है मैम। ये हॉरिजॉन्टल फिशर आ रहा है हमारे पास। फिर मैम इस वाले में तो कंट्रास्ट मतलब ये तो एनहांस नहीं कर रहे हैं। कौन सा एनहांस वाला? एनहांस कर रहा है ना, वो एनहांसिंग। बाकी सही। ये एनहांसिंग यहाँ लिख दे। एनहांसमेंट आपको बताया तो है, एनहांसमेंट इसकी होती है। जी एनहांसमेंट टिपिकल और एटिपिकल दो वेराइटीज होती है ना, यहाँ पर ये एनहांस कर रहा है, ठीक है। और यहाँ इधर भी आपने फिर उसमें ये तो बहुत वेल डिफाइंड है ना, लो ग्रेड लग रहा है। अब इसको देखिए ये बहुत बड़ा सा है लेकिन है ये भी वेल डिफाइंड। तो इसमें फिर हम मेड्स वगैरह के लिए देखेंगे पेशेंट को, ठीक है। अब ये उसी का ही है, ऑक्यूटाइड स्कैन है। ऑक्यूटाइड ये साथ में फ्यूजन इमेज हो गया ना, CT के साथ है। तो ये हमारे पास एविड अपटेक आ रही है यहाँ पे ब्रोंकियल लीजन में भी, लेफ्ट मेन ब्रोंकस के अंदर जो लीजन है और साथ में लीवर के अंदर भी जो रीनल और इसके अंदर यहाँ पर और ये वाली आ रही है, ये तो नॉर्मल भी होती है ना। चलो, अच्छा ये एक क्वेश्चन था कि ना डायलिसिस का पेशेंट है और ना वाइवा में भी ये क्वेश्चन किया गया था। ये एग्जामिनर्स ने वाइवा में भी इसी तरह ये क्वेश्चन किए थे। डायलिसिस का, ये पेशेंट डायलिसिस पर है, ये उसका डायलिसिस होने से पहले का है CXR और ये डायलिसिस होने के बाद का CXR है। तो अब इसमें देखिए कि बिफोर डायलिसिस आपको क्या नजर आ रहा है। अब यहाँ पर देखें ये करली लाइंस आ रही है ना बायलेटरली और एंगल की ब्लंटिंग है, दोनों साइड पर है, राइट साइड पर ज्यादा है, ठीक है, राइट साइड पे ज्यादा है, फ्यूजन लेफ्ट साइड पे थोड़ी। तो अब जब डायलिसिस हो गई तो आइडियली अगर ये होता पल्मोनरी एडिमा होता और पेशेंट जो है उसकी सिंपल इन्फ्यूजन होती तो आइडियली तो ये रिजॉल्व हो जाना चाहिए था। डायलिसिस जब करते हैं तो निकल जाता है फ्लूइड, ठीक है। तो ये डायलिसिस होने के बाद ये ज्यादा हो गया है, इसका मतलब है ये हेमरेजिक है, हेमरेजिक प्लूरल इफ्यूजन हुई है, पोस्ट डायलिसिस उसको हो गई है। उसकी वजह क्या है कि जो डायलिसिस वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्लीडिंग डायलिसिस बहुत ज्यादा हो जाती है कॉमन। एक तो वो यूरीमिया की वजह से टॉक्सिन ऐसे होते हैं जो प्लेटलेट डिसफंक्शन कर देते हैं, ठीक है।
और उसकी वजह से ना साथ में एनीमिया भी पेशेंट पेशेंट को एनीमिया चल ही रहा होता है, ब्लड डाइल्यूशन होती है, ठीक है, और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्ट्स वगैरह और कुछ मेडिकेशन, और जब ये डायलिसिस हो रहा होता है तो एंटीकोएगुलेंट्स दिए जाते हैं पेशेंट को। ये एक बड़ी वजह है, ठीक है। तो उस वजह से पोस्ट डायलिसिस अगर ये वाला एक्सरे है तो ये हेमोरेजिक फ्लूइड लिखी है, ठीक है। एक ही साइड पर है ना, बहुत ज्यादा है, ग्रॉस है तो पैथोलॉजिकल हुई वो उसके किडनी फेलियर की वजह से नहीं हुई, वो दोनों साइड पर होनी चाहिए थी, इस साइड वाली रिजॉल्व कर गई है डायलिसिस होने के बाद। नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे डॉक्टर आयशा? नेक्स्ट एक पेशेंट का ये जो सारी फाइल है उसको उसको हम देखेंगे और वो ठीक करेंगे, अगर एनीमिया को देखेंगे और वो सारी चीजें, और मैम इसमें इसकी चेस्ट वो टेस्ट ट्यूब डलवाएंगे? ये तो करेंगे ही करेंगे, इसका ड्रेनेज तो करेंगे ही हाँ। करेंगे, लेकिन साथ में एंटी कोएगुलेशन जो प्रोफाइल है उसको नॉर्मलाइज करने की, उसको ठीक करने की मेडिकल जो फिजिशियन है वो बाकी उसको मेडिकेशन देगा उस हिसाब से, ठीक है, जो भी इंजेक्टेबल्स, जो भी ब्लीडिंग डायलिसिस को रोकने के लिए। अब ये कार्डिक एमआर है, और ये इसमें हमारे पास ना 2 चैम्बर्ड व्यू है और कुछ 3 चैम्बर, ये वाला 2 चैम्बर्ड लॉन्ग एक्सिस हमारे पास व्यूज हैं, ये वाले शॉर्ट एक्सिस व्यूज हैं, ठीक है। इसमें हम जो कार्डिक एमआर होता है उसमें होती है हमारे पास स्टेडी स्टेट फ्री प्रिसीजन सीक्वेंस हम लेते हैं, एसएसएफपी सीक्वेंसेस लेते हैं जो ना ग्रेडियंट इको होती हैं, ग्रेडियंट सीक्वेंसेस होती हैं, और ये खास तौर पे होता है इसमें ऐसे कि जो सिने इमेजेस होते हैं ना, डायनामिक सिने इमेजेस, वो लिए जाते हैं इस ये वाली सीक्वेंस लगा के, फिर वो आर्टिफैक्ट नहीं ना आता, जिस तरह मोशन आर्टिफैक्ट की वजह से एमआर डिस्टर्ब हो जाता है ना आमतौर पे, जैसे हम लोग सिंपल एमआर करते हैं जब चेस्ट का भी किया जाए तो कार्डिक पल्सेशंस की वजह से रेजोल्यूशन अच्छी नहीं रहती है, मोशन आर्टिफैक्ट आ जाता है, तो एसएसएफ जब लगाते हैं ना तो वैसे नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं ना, ये वाला एक एमआर जो है इसको देखें, ये जो वॉल होती है वो तो जेट ब्लैक नजर आती है, वाइट ब्लड पूल इमेज के ऊपर जो वेंट्रिकल्स का जो अपना ब्लड जा रहा होता है ना एट्रिया वेंट्रिकल्स में, वो वाइट नजर आता है, और जो वॉल है और जो ये हमारे वेल्स वगैरह हैं वो हमें, जो हमारा फाइब्रस टिश्यू वगैरह है वो सारा हमें ब्लैक नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये वॉल जो है उसको देखें, यहाँ पर सारी हाइपर इंटेंस सिग्नल आ रहा है यहाँ, ठीक है, और ये ठीक है, यहाँ पर एपिकल रीजन में ये ट्रांसम्यूरल है पूरी की पूरी, ये एपिकार्डियल रीजन होता है, ये एंडोकार्डिक, और ये मिड वाला जो है मिडल मायोकार्डियम, तो पूरा का पूरा ट्रांसम्यूरल है सिग्नल, एपिकल रीजन में भी और सेप्टल भी और एंट्रोलेटरल भी, ये एंट्रोलेटरल वाला ये सेप हो गया, ठीक है, ये सारा रीजन इसमें आ रहा है सारा सिग्नल। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि क्राइटेरिया फॉर मायोकार्डाइटिस क्या होता है। अच्छा, ये जो ड्रेसलर सिंड्रोम होता है ना, ये होता है, ये है कि पोस्ट एमआई ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस हो जाती है, उसको हम कहते हैं ड्रेसलर सिंड्रोम, ठीक है। मायोकार्डाइटिस के क्राइटेरिया ये है कि ये तो एमआई हो गया ना, ट्रांसम्यूरल एंड्रोसेप्टल एंड एपिकल मायोकार्डियल इंफाक्शन दिया हुआ इन इमेजेस के अंदर। जो मायोकार्डाइटिस होती है उसमें 3 चीजें आती हैं, एडीमा, हाइपरीमिया और नेक्रोसिस। तो इसमें ये बता रहा है कि हाइपर, ये वाला एडीमा आ रहा है, ये स्टार इमेज है, इसके ऊपर वॉल जो है ना उसके अंदर सिग्नल आ रहा है, और ये वाला जो है उसके अंदर हाइपरीमिया आ रहा है, अर्ली कंट्रास्ट के इमेजेस है ना उसमें वॉल के अंदर ना हाइपर इंटेंस सिग्नल आ जाएगा, एनहांसमेंट आ जाएगी, और जो उसके बाद अगर हम आफ्टर कंट्रास्ट इंजेक्शन के जो डिले इमेजेस लेंगे तो वहां पे ये नेक्रोसिस का ये टिश्यू हमारे पास आ रहा है।
inflammatory necrosis in the images acquired late. Delayed images जो है ना वो यहाँ पर necrosis के images आ उसमें भी intermediate signal intensity आ रही है। ठीक है, अब जो रेसलर सिंड्रोम होता है ना वो होता है कि इम्यून मेडिएटेड जो है ना पेरिकार्डाइटिस है, जो अगर एमआई हुआ है ना तो उसके वीक्स और मंथ्स लेटर वो डेवलप हो जाती है, उसको रेसलर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें भी ज्यादातर जो है वो ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन के बाद होता है और इसमें हमारे पास प्लूरल इफ्यूजन भी होती है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, माइल्ड भी हो सकती है, प्लूरल इफ्यूजन वगैरह भी आ जाती है। ठीक है, और क्योंकि पेरिकार्डाइटिस है तो फिर पेरिकार्डाइटिस है तो एक्सरे के ऊपर ना कार्डियक एनलार्जमेंट और पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशन के साथ इसके फीचर्स नजर आएंगे। एक्सरे अब मैंने नहीं रखा, जैसे पेरिकार्डाइटिस का एक्सरे होता है ना, पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशन नजर आती है और अगर कार्डियक एनलार्जमेंट भी नजर आ रही है, प्लूरल इफ्यूजन पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी नजर आ रही है तो फिर रेसलर सिंड्रोम सस्पेशन देंगे। एमआई की हिस्ट्री अगर दी हुई है फिर देंगे, वरना नहीं देंगे। अच्छा, ये अब है, हाँ जी डॉक्टर आयशा। इसमें इमेज पे मुझे एग्जैक्ट समझ नहीं आई कि अब ये एक्चुअली पेरिकार्डाइटिस था कि मायोकार्डाइटिस था, और क्योंकि ट्रांसम्यूरल एनहांसमेंट थी उसकी, जो मायोकार्डाइटिस वगैरह वाली थी। ये वो कहते हैं कि एमआई है दिया हुआ, ट्रांसम्यूरल एनहांसमेंट आ रही है ट्रांसम्यूरल, तो ये तो आप लोग ज्यादा अच्छा बताएं जिन्होंने अभी भी रिटर्न दिया है। रिटर्न में तो नहीं, जब मेरा हमने भी मतलब दिया था तो नीचे वाला जो है, मेरी बात ये सुने ना, नीचे जो वाला अभी जो भी है। हमारा बताइए, हमारा रिटर्न पास किया ना, इसमें तीन चार डीडीज थे जिससे सिग्नल्स हम लोगों ने भी रटे लगाए थे, कार्डिक एमआर तो हम लोग परफॉर्म तो करते नहीं है। उसमें एक सिग्नल्स इसके होते हैं मायोकार्डाइटिस के और एक होते हैं इंफार्क्ट के, और एक सार्कोइडोसिस, और इन चीजों के भी सिग्नल सारे बताए हुए थे। जो न्यू गेट थ्रू नहीं है उसके अंदर सारे सिग्नल्स थे, हमारा याद है आपको? इस तरह से तो मुझे याद है कि जो मायोकार्डाइटिस था और साथ में माइलोइडोसिस, वो सब मतलब और जो इन्फाक्शन होता है, इन्फाक्शन सब एंडोकार्डियल भी हो सकता है और ट्रांसम्यूरल भी हो सकता है, इसी तरह माइलोइडोसिस भी। और जो इनफाक्ट तो मुझे एंडो याद है, इनफाक्ट जो है वो डिलेड एनहांसमेंट देता है ना, जो यस मैम, इनफाक्ट इनफैक्ट एनी डिलेड एनहांसमेंट भी 10 मिनट्स और के जो वो स्केयर होता है ना उसके पेरिफेरी ऊपर वो को भी डिलेड फॉलो करते एनहांसमेंट देता है, इनफाक्ट वाला एरिया डिलेड एनहांसमेंट देता है। हैं। जी नहीं सार्कोइडोसिस मैम, में एनी पैसिव एनहांसमेंट होती है और मायोकार्डाइटिस में सब एंडोकार्डियम होना हो लेकिन दरमियान में मायोकार्डियम की एनहांसमेंट लाजमी होती है। हाँ, मायोकार्डाइटिस में दरमियान वाले की लाजमी होगी। इनफार्क्ट को इसी से डिफरेंशिएट करते हैं, और इनफार्क्ट में ट्रांसम्यूरल भी आ सकती है। हाँ, इनफाक्ट में ट्रांसम्यूरल भी आ सकती है। होता यह है कि इनफाक्ट के लिए हमने डिलेड जो इमेज है ना 10 मिनट के बाद वाला उसको देखना होता है, वहां पे इनहांसमेंट आएगी तो फिर वो हाँ जी, इनफाक्ट है, वो इनफाक्ट है, बस ये याद रख लें कि डिलेड स्कैन मायोकार्डाइटिस जो है वो डिफ्यूज होती है लेकिन जो इनफार्क्ट वाली होती है वो टेरिटरी को फॉलो करती है। हम्म, ठीक हो गया, ठीक है, अब चलें, हो गया ये यहाँ पर सारी एनहांसमेंट आ रही है ना, ट्रांसम्यूरल इस रीजन में आ रही है और कुछ रीजन्स में एपिकार्डियल और कुछ में सब एंडोकार्डियल, ये सब एंडोकार्डियल ये वाली एपिकार्डियल। ठीक है, चलें। तो मैम ये नीचे वाले इमेजेस में इन्होंने मायोकार्डाइटिस के दिखाए हुए हैं सारे व्यूज। हाँ, उन्होंने क्राइटेरिया फॉर मायोकार्डाइटिस बताया हुआ है कि एडिमा होगा, हाइपरीमिया होगा और नेक्रोसिस या स्कार होगा। 3 क्राइटेरिया है उसके लिए, मायोकार्डाइटिस के लिए, ये वाला जो है दिया हुआ। इसमें तो ये स्टर इमेज है ना, यहाँ से अंदाजा लगा लें, ये सारा एडिमा है। यहाँ पर वो कहते हैं पोस्ट कंट्रास्ट है लेकिन अर्ली ले लिया है, बहुत अर्ली ले लिया है। देखें अभी ये फिल नहीं हुआ, ये थोड़ा सा यहाँ पर ब्लड आ रहा है ना, तो ये वॉल आपको बहुत हाइपरीमिया की वजह से एनहांसिंग नजर आ रही है। ठीक है, और ये कहते हैं डिलेड इमेज के ऊपर भी यहाँ जहाँ नेक्रोसिस है, ये वाला स्कार टिश्यू, ये वाला नेक्रोसिस जो है ये एनहांस नहीं किया, ये ऊपर नीचे वाली कर गई है, ये वाला नहीं एनहांस। चलो, अब ये स्क्लेरोडर्मा का फॉलो थ्रू है, कंट्रास्ट फॉलो थ्रू इमेज है।
और उसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो बॉवेल है ना, बॉवेल लूप्स, ये इनका डायमीटर इंक्रीज है, ये डायलेटेड है ना। अब जब डायलेटेड होते हैं तो क्या होना चाहिए कि जो वेल्व्यूलाए हैं वो उनको उनका डिस्टेंस इंक्रीज हो जाना चाहिए, ऐसा ही है ना। लेकिन इनका डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हुआ, ये अपनी नॉर्मल थिकनेस के हैं, नॉर्मल थिकनेस के फोल्ड्स हैं। और जो टाइटली पैक्ड वेल्व्यूलाए हो जाते हैं डायलेटेड बॉवेल के अंदर, तो उसको हम कहते हैं हाइड बाउंड अपीयरेंस। फॉलो थ्रू के ऊपर है। आवाज आ रही है ना मेरी? जी मैडम, आ रही है बस। चलें, कुछ और डिस्कस करें स्क्लेरोडर्मा का। स्क्लेरोडर्मा में और इसोफिगस के अंदर नीचे वाला जो हेलो और स्पिजन स्फिंक्टर, वो उसका डिफेक्ट आता है कि वो उस वक्त टाइटली क्लोज नहीं हो पाता, उस वजह से जो है वो डिस्टेंडेड होता है। जब हम HR शीट वगैरह पर देखते हैं, लंग के अंदर उसकी चेंजेस होते हैं, NSIP पैटर्न होता है, और बोन्स के अंदर पूरी की पूरी स्केलेटन पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करती है ना। तो सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस होती है और क्रेस्ट होता है। तो इसमें रेनॉट भी होता है, और सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशंस होती हैं, और इस तरह के बाकी और सारे चेंजेस। क्रेस्ट एब्रिवेशन किस चीज का है? हमारा रिवाइज करें जरा। क्रेस्ट, कैल्सिनोसिस, रेनॉल्ड कैल्सिनोसिस, फिनोमेना, रेनॉड, इसोफेगल डिसमोटिलिटी हाँ इसोफेजियल डिसमोटिलिटी, और स्क्लेरोडेक्टली शायद, हाँ स्क्लेरोडेक्टली, हाँ और टी का नहीं याद नाम। टेलेंजेक्टेसिया। टेलेंजेक्टेसिया, हाँ ठीक हो गया। कैल्सिनोसिस और रेनॉड और इसोफेजियल डिसमोटिलिटी और स्क्लेरोडेक्टली और T4 टेलेंजेक्टेसिया। चलें जी, ये तो हमारे पास फैट अटेनुएशन लीजन है इनसाइड द बॉवेल, ठीक है। तो लाइकली लाइपोमा हो गया, और यहाँ पर हम देखेंगे इंटरसेप्शन करेंगे। इंटरसेप्शन को और चीजों से देखें, कंफर्म करते हैं। अच्छा, इसमें जो हमारे पास अगर हमारे पास अगर CCT है ना, तो उसमें टेलीस्कोपिंग आएगी। ये अंदर वाली बॉवेल है और ये बाहर वाली है। इसमें ऐसे होता है ना कि जो होती है ना इंटरसेप्शन, ये हमारे पास बॉवेल जा रही है और ये बॉवेल है, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे लेयन आ गया है, जो करके ये लेयन है, ठीक है। अब ये जो वॉल है, ये इस लेयन की वजह से ना इसका होगा क्या कि यहाँ से ये वाला इधर रह जाएगा और ये वाला ना इनटू रेसिपिएंट्स यूं करके हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये इसके इधर रह जाएगा ना, तो ये यहाँ से नैरो हो जाएगी, तो ये यहाँ से वाइड हो जाएगी, ठीक है। समझ आई? ये अंदर वाला मैंने ड्रॉ किया, ड्राइंग तो गंदी है, बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब इस लेवल पे जब हम लेंगे ना, अब जब ये वाली बाहर वाली यूं करके अंदर गई है ना, तो इस साथ में बाहर इसके साथ मेजेंट्री थी इधर इधर, ठीक है ना। वो वाली मेजेंट्री वाली फैट भी इसके अंदर घुस जाएगी। यहाँ पर जब सीटी लेंगे तो इधर सेंटर में ना सराउंडिंग फैट का सर्कल होगा, और उसके अंदर एक बॉवेल आएगी, ये वाली सराउंडिंग में फैट आएगा, और फिर ये बाहर वाली ना पूरी हॉलो फ्लूइड फिल्ड बॉवेल, ये वाली। समझ आई? 3 सर्कल्स बने। जी मैडम, आगे समझ। ठीक है, तो टेलीस्कोपिंग है ये सीटी के ऊपर, ये टेलीस्कोपिंग ऐसी है, ये एक स्कोप और ये बाहर वाली स्कोप, ठीक है। अल्ट्रासाउंड के साइंस तो आपको पता ही है ना, सूडो किडनी साइन हो गया, टारगेट साइन हो गया। टारगेट अल्ट्रासाउंड पे यही वाला जो है हमें नजर आती है, और अंदर वाला वो जो मसल और फैट ऑल्टरनेट करते हैं ना, ब्लैक कोट मसल का और वाइट कोट इकोजेनिक फैट का कोट ऑल्टरनेट करते हैं, उसको हम टारगेट साइन कहते हैं, डोनट साइन कहते हैं, सूडो किडनी साइन
और लॉन्गिट्यूडनली जब हम देखते हैं सूडो किडनी की अपीयरेंस वो देता है बॉबल बॉबल विद इन बॉबल। मोर देन 3 सेंटीमीटर जब टेलीस्कोपिंग होती है ना, मतलब मोर देन 3 ये इसके अंदर चली जाए, तो फिर वो बहुत ज्यादा वो जो है ना कॉम्प्लिकेशन उसके अंदर और इस चीजों के लिए। लेस देन 3 हो तो अनकॉम्प्लिकेटेड रहती, ठीक है। और इसमें ये भी होता है कि ना मल्टीफोकल अगर इंटरसेप्शंस हैं और ट्रांजिएंट हैं या शॉर्ट हैं, तो फिर हमने बॉयल की अंडरलाइंग डिजीज को रूल आउट करना होता है कि आइदर क्रॉन्स तो नहीं है, वैसे क्रॉन्स में इतना होती नहीं है, लिम्फोमास में होती है ज्यादा। शॉर्ट सेगमेंट इंटरसेप्शंस ना अगर मल्टीफोकल हो तो लिम्फोमास को रूल आउट करना, मल्टीफोकल लिम्फोमास को, ठीक है। और चलें आगे, वो रूल ऑफ 3 होता है इसमें। हमारा रूल ऑफ 3 रिवाइज करें। 3 3 times 3 feet above the 3 attempts 3 minutes apart और 3 feet above the table, ठीक है। ये होती है रिडक्शन के, न्यूमेटिक रिडक्शन के लिए जो है ना वो करते हैं। तो न्यूमेटिक रिडक्शन जो है वो होती सेफ है, मतलब सेफ इस हवाले से कि उसमें बस हमें ये जो है ना प्रेशर का ख्याल रखना होता है, एयर प्रेशर का। बाकी जो बेरियम वाली होती है वो तो फिर अगर रप्चर होती है तो फिर तो पेरिटोनाइटिस कर देगी, लेकिन एयर वाली जो है वो उस तरह पेरिटोनाइटिस ये वो का उतना उसका उस तरह से बेरियम पेरिटोनाइटिस का उस तरह से नहीं चांस हो। एक्सक्यूज मी, कोरोनल इमेज पे प्लीज दिखा दें इंटरसेप्शन आप। एक सेकेंड रुकिए जरा। अच्छा, ये जो कोरोनल इमेज है ना इसमें ये बताएं अब आप ये है उसमें ये लाइपोमा दिया हुआ है, ये क्योंकि सेक्शन जो है पूरे का पूरा नहीं है कि आपको नीचे बॉबल भी नजर आए। ये लीड पॉइंट जब है तो फिर लग ऐसे ही रहा है कि अब यहाँ पर ये बॉबल है और एक ये बॉबल है, ठीक है। या फिर नीचे से ये बॉबल है और ये उसकी सराउंडिंग इंटरसेसिपियंस है, ये इंटरसेप्टम है और ये इंटरसेसिपियंस। इस पे क्लियर उस तरह से पता नहीं चल रहा। और सैजिटल सेक्शंस होंगे ना तो फिर हम क्लियरली बता सकते हैं, ठीक है। अनकॉम्प्लिकेटेड जो है वो आउटर डायमीटर लेस देन 2.5 सेंटीमीटर, प्रिजर्व बॉवल मोटिलिटी, नो आइडेंटिफाइबल लीड पॉइंट और इन्वेजिनेशन लेंथ लेस देन 3 सेंटीमीटर। अब ये वाला जो केस है जिसके अंदर ऐसा अगर लीड पॉइंट हो गया तो इसका मैनेजमेंट क्या होगी? लीड पॉइंट को हटाएंगे तो फिर ये हाँ सर्जिकल, सर्जिकल रिसेक्शन। सर्जिकल ना, क्योंकि अगर आप न्यूमेटिक कर भी देते हैं वो फिर हो जाएगी, फायदा कोई नहीं। चलें, अब ये हमारे पास है ERCP इमेज है और इसमें हमारे पास ना मल्टी लेवल ब्लीडिंग आ रही है, स्ट्रिक्चरिंग आ रही है, शॉर्ट सेगमेंट स्ट्रिक्चरिंग आ रही है इन्वॉल्विंग इंट्राहेपेटिक एज वेल एज एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट्स विद इंटरवीनिंग डायलेटेशंस सेगमेंट्स के दरमियान में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे के सारे जो है स्ट्रक्चर है वो शॉर्ट सेगमेंट है और वो स्मूथ है, कोई भी उस तरह एक्सेंट्रिक और इरेगुलर नहीं है, ठीक है। और ये जो डायलेटेड है इसमें नीचे भी स्ट्रक्चर है तो इसलिए ये डायलेटेड, ठीक है। और यहाँ भी स्ट्रक्चर है ना, तो ये हो गया प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस, इसकी एसोसिएटेड एसोसिएशन इसकी होती है IPD के साथ, ठीक हो गया। तो इसको हमने इसका DD जो होता है ना वो होता है IgG4 एसोसिएटेड कोलिंजाइटिस स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस, ठीक है। IgG4 एसोसिएटेड स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस, उसकी जो एसोसिएशन होती है ना वो IgG4 की जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज है ना जिसमें होती है ऑटोइम्यून पेंक्रेटाइटिस हो गई या थायराइडाइटिस हो गई और क्या क्या होंगी ऑटोइम्यून जितनी भी हैं, जितने भी हमारी बाकी ऑटोइम्यून है ना उसको सारों का हमने रूल आउट करना होता है। उसमें ज्यादा एसोसिएशन उसकी ऑटोइम्यून पेंक्रेटाइटिस के साथ होती है। उसमें मैंने आपको ये बताया है कि उसमें इंट्रा जो है उनकी बीडिंग स्ट्रक्चरिंग होगी, एक्स्ट्रा हेपेटिक नहीं होगी, सही है। एक्स्ट्रा हेपेटिक जो है वो स्मूथ जा रही होती है। अब ये इमेज देखें, ये भी ERCP इमेज है, ये
सीबीडी है खुद, यहाँ तक ये देखिए ना, ये सारी जा रही है। अब इसमें कंट्रास्ट डाला, यहाँ चला गया। अब यहाँ आप देखिए, अब यहाँ कंट्रास्ट नहीं गया, और यहाँ पर जो है ना ये स्ट्रक्चर है। फिर आगे उन्होंने कंट्रास्ट डाला है, तो आगे वालों में जो है मल्टी लेवल जो है वो नैरोइंग बीडिंग वो आ रही है, बीडेड अपीयरेंस आ रही है। अब ये फिर सीबीडी स्टेंट उन्होंने बाद में प्लास्टिक डाल दिया इसके ना, प्लास्टिक स्टेंट उसके अंदर पड़ा रहने दिया। इस इमेज को देखें, ये ना 2 माह बाद का ईआरसीपी इमेज है। अब यहाँ पर पेशेंट का ना ट्रीटमेंट हुआ है, इसको स्टीरॉइड्स दिए गए हैं। जब स्टीरॉइड्स दिए गए हैं तो पेशेंट जो है उसका ना डिजीज रिकवर हुई है। और जो स्ट्रक्चर था यहाँ पर स्टेंट रिमूव कर दिया हुआ है, लेकिन वो स्ट्रक्चर जो है ना उसमें इम्प्रूवमेंट आ गई है। बाद वाली जो बाकी वाली हैं, कहीं कहीं स्ट्रक्चर्स हैं जिस तरह यहाँ पर है, कुछ कुछ जगहों पर हैं, लेकिन improvement आई जो होती है ना, ऐसे नहीं होता। स्टीरॉइड से कोई फर्क नहीं पड़ता, और डिजीज प्रोग्रेस ही करती जाती है। और हमने फर्दर जो है पेशेंट जब 40s 50s 60s में जाए तो हमने सर्वेलेंस करते रहना होता है कोलेंजियोकार्सिनोमा के लिए, और साथ में एसोसिएशन आईबीडी के साथ होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ होती है। तो फिर नीचे हमने कोलोरेक्टल सीए वगैरह को भी रूल आउट करना होता है। ठीक है, चलें आगे। मैम ये पीछे वाला जो है इमेज, जो ईआरसीपी इमेज, हाँ, ये इसकी डायग्नोसिस हमने क्या बताई? IgG4 स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस। ओके। ये भी एक डिजीज होती है, सिर्फ पीएससी नहीं होती। ठीक है, सिर्फ प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस नहीं होती, स्क्लेरोसिंग। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इसको? मैंने वही तो बताया, और ये जो मैंने आपको बात बताई है ना, ये कहीं भी किताबों से पढ़ के आपको मिलनी नहीं है। ये सर्टन में लिखी हुई है, और सर्टन भी न्यू वाली, उसके अंदर ये लिखी हुई है। अच्छा, उसमें ये है बात ना, जो होती है ना पीएससी, वो इंट्राहेपेटिक डक्ट्स को भी और एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट्स को भी इन्वॉल्व करती है। सीबीडी की भी वैसे ही स्ट्रक्चरिंग ब्लीडिंग आती है, लेकिन बाद में करके आती है। डिजीज जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रही होती है ना, तब आती है। इसमें आप देखें, यहाँ इसकी भी ब्लीडिंग स्ट्रक्चरिंग है ना, सीबीडी की अपनी भी है, और सीएचडी और मेन जो राइट लेफ्ट हैं, और इनका फर्दर जो उनकी ब्रांचेज हैं उसके अंदर तो आ ही आ रही है। यहाँ पर देखें ना, तो यहाँ मेन बिल्कुल यहाँ पर भी क्लियर है, बस हाइलर जो उसके यहाँ पर मेन है ना, ये हाइलर उसका एंड पे जाके इंट्राहेपेटिक नीचे ये नहीं स्ट्रक्चरिंग इसकी आती। मेरी बात सुने ना, ऑटो इम्यून डिजीज है ना, लीवर के अंदर उसने इम्यून मेडिएटेड जो है ना कोलेंजियोपैथी और वो सारा कुछ किया हुआ है। लीवर के अंदर उसने सारी चेंजेस किए हुए हैं। उसके जब बाहर निकल आई है जहां पर ड्रग, तो उसके सराउंडिंग में तो लीवर को कोई पेरेन्काइमा नहीं है ना। इसके साथ एसोसिएटेड दूसरी ऑटो इम्यून डिजीजेस होती। तो मैम इसको फिर प्राइमरी बिलियरी स्क्लेरोसिस से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पीबीसी क्योंकि होती है, बिलियरी पीबीसी स्क्लेरोसिस, होती है, वो प्राइमरी हाँ, बिलियरी सिरोसिस होती है। अच्छा, सिरोसिस जी, हाँ, उसके अंदर ना उससे फिर ब्लीडिंग डिफरेंशिएट स्ट्रक्चरिंग वो फीमेल्स में होती है, उसमें ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती। उसमें पेशेंट जो है ना उसके एज सच कोई जो ये इंटरपैटिक्स है ना, उनको एज सच कोई मसला नहीं होता, लेकिन पेशेंट सिरोसिस डेवलप कर रहा होता है। डिजीज की पैथोजेनेसिस को समझें। वो सिरोसिस का जो पेशेंट आपके पास आता है, क्या उसको उनकी इंटरपैटिक्स की ब्लीडिंग हुई हुई होती है? आपने सीएलडीज देखी है ना, उसमें अलबत्ता ये ना नहीं होता ब्लीडिंग, और ये इसके ये फीचर्स नहीं है उसमें। वो फीमेल्स में होता है 40s 50s तक जब पेशेंट जाती है, तो तब उसमें अंदर सटल सी सिम्टम्स आती हैं, और वो भी बहुत सटल होती हैं, जो हमें ना एमआर पर भी मिलती हैं। उसमें ऐसा होता है कि जो हमारे वेटेड सीक्वेंसेस होती हैं ना, जो इंटरपैटिक ये डक्ट्स जा रही होती है, उनकी सराउंडिंग में इको हेलो आ रहा होता है, हाइपर इंटेंस। ये उसका साइन होता है एमआर पे। उसकी फाइंडिंग बहुत सटल है, इस साइन का एक नाम भी है, लेकिन ये मैंने हमने एक रिपोर्ट किया था, पीबीसी का हमने सस्पिशन दिया था एक एमआर पे, तो
तब काफी इसको ना स्टडी किया था आर्टिकल्स वगैरह में, तो इस साइन का नाम अब मुझे भूल गया। ठीक है, अब पीएससी याद रखें, पीबीसी के ईआरसीपी नहीं आने वाली, ना ही उसके अंदर इस तरह के कोई चेंजेस होते हैं। चलो ये इमेजेस, तो ये तो आपको सबको ही आता है, ये तो बहुत आसान है। क्या है ये मैंने कराया है ना, अपना जो टॉक्स वाले सेशन के लोग हैं उन बताएं, इसको लिम्फोमा। डिस्क्राइब करें। हाँ, कैसे डिस्क्राइब करना था सारा बताएं। डॉक्टर तौसीफ बताएं आप। Madam, diffuse thickening of bowel wall without luminal obstruction. हाँ, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, और साथ में क्या बताना है। लिम्फेडिनोपैथी नोट करनी है, हाँ, लोकल और लिम्फेडिनोपैथी। कंट्रास्ट के बारे में कमेंट करना। ऑरल कंट्रास्ट दिया हुआ है ना, तो उसमें आपने बताना है कि कंट्रास्ट एक्स्ट्रावाइजेशन नहीं। जी मैडम। ठीक हो गया। और मैस लाइक वॉल थिकनिंग है, सर्कमफेरेंशियल है, सराउंडिंग माइल्ड फैट स्टैंडिंग है। ठीक है, इसमें एडिनोकार्सिनोमा का अपना डीडी दे रही है, वो साथ में इसमें लिखना है ना कि एनोरिज्मल डायलिटेशन, एनोरिज्मल डायलिटेशन, तो इसलिए एडिनो तो लेस लाइकली, वेरी लेस लाइकली। तो ये इसमें होता है ना कि माइल्ड प्लेक्सिस, ये वो चीजें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। सब म्यूकोजल ये सारा स्प्रेड इसका होता है ना, लिम्फोमा वगैरह का, जी मैडम। तो इसलिए वो सारा डायलेट कर जाती है, वो एन्युरिज्मल डायलेशन। ठीक है, इसको ये छोड़ें, आगे चलते हैं। ये बायलेटरल एंजियोमायोलाइपोमास हैं, और हम ये ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के लिए इसका वर्कअप करेंगे। ये तो आप सबको आता है ना, टीएस। ये 4 इयर्स गैंग्रीन है, इसका मैनेजमेंट क्या होगी। ये सारी गैस शेडोज आ रहे हैं, वॉल थिकनिंग है सारी, लीनियर प्रोब से ये जो है ना इंग्वानल रीजन और स्क्रोटम, उसको ये टेस्टिस, हमारे पास सारी टेस्टिस के अंदर कोई जो है ना वो इसके अपने पेरेंट गायमा में गैस नहीं आ रही, ये मेंशन खास तौर पे करेंगे। ठीक है, और स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर आ रही है गैस। क्या होगा इसका, अर्जेंट सर्जिकल डिब्राइडमेंट करते हैं। सर्जिकल डिब्राइडमेंट करते हैं, अर्जेंट होएगी। मैम इसको जो पायरोनी एब्सेस होती है, ये पायरोनी, उसकी क्या लोकेशन होती है? बताएं जी। मेल्स पायरोनिस डिजीज, यार वो तो पेरोनीज मैम वो तो डिजीज, मैम मेल यूरिथ्रा को होता है ना, हाँ, ये तो उसमें सक्रोटल स्किन। उसमें कैल्सिफिक उसमें डेंसिटी स्किन के अंदर कैल्सिफिकेशंस नहीं आ जाती। मैम एयर होती है उसमें भी आती है। मैम, उसमें नहीं, कैवर्नोसा में ना कैल्सिफिक डेंसिटी आ जाती है। हो जाती हैं उसमें। हाँ, मुझे इतना तो याद है, पायरोनीज में तो कैल्सिफिकेशंस हो जाती हैं, कैल्सिफाइड प्लैक्स आती हैं तो। वो हाँ कैवर्नोसा की डिजीज है। हाँ हाँ होता है। हाँ पर ये फोर्नियर वाला पेशेंट ना बहुत सिक होगा, पायरोनी वाला पेशेंट जो है वो हाँ, सिक नहीं होता, वो तो एक नहीं क्रोनिक होगा, प्रोसेस है वो तो फाइब्रोसिस। क्रॉनिक डिजीज है, वो तो उसको क्रॉनिक डिजीज है। पेनफुल इरेक्शन के साथ कंपेयर हाँ, करता है। उसमें वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये वो उसके सिम्टम्स के साथ आएगा। फिर आप पायरोनीस के लिए उसकी इमेजिंग करवाएंगे, वो आप सस्पिशन दे के इमेजिंग करवाएंगे अगर आपके जहन में पायरोनी होगी तो। ये वाला पेशेंट तो इतना ही तो कैपिटस के साथ आएगा, स्किन के अंदर ये सारा। ठीक है, ये तो बहुत इमरजेंसी है ना। चले, ये उस दिन केस मैंने आपको करवा दिया पिछले पेपर में। डॉक्टर आयशा, अगर हिस्ट्री ना दी हो तो वो जैसे टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड है, हाँ, लीनियर का जगह नहीं समझ आ रही होती क्या, तो उसके ऊपर मेंशन होता है कि टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड, जिस तरह कॉर्नर पे ब्रेस्ट का अगर होस्ट पे लिखा नहीं होता तो ब्रेस्ट का एक वो बना होता है, मतलब उसके क्वाड्रेंट का या कुछ ना कुछ उस पे इमेज बनी होती है कि ब्रेस्ट नजर आ रही है, इस पे भी लिखा होता है कुछ। अब ये तो जब आप एग्जाम देंगे ना तभी पता चलेगा, क्योंकि ना बाज औकात ऐसा होता है कि मैंने वाइवा का एक मॉक अटेंड किया था, उसमें ना इसी तरह था, यहाँ पर चेस्ट वॉल का अल्ट्रासाउंड था। बेसिकली वो समझ नहीं आ रही थी कि अल्ट्रासाउंड है किस जगह का। वो ना अंदर वो एब्सेस थी बेसिकली ना, एब्सेस जैसी पिक्चर होती है ना बाहर, अंदर डेबरी और इस तरह करके ना अल्ट्रासाउंड पे। अब समझ ये नहीं आ रही थी कि कहाँ का है, छोटू सा इतना वो इमेज जो बना होता है ना, बना वो इतना जो डिस्क्राइब करा था उसने ध्यान ही नहीं किया। तो कोई ना कोई छोटा मोटा ना इंडिकेशन या हिंट होता है। अब यहाँ पर अगर ये इमेज है फिर तो सारा क्लियर हो गया ना कि कौन सी रीजन का है।
ये तो टेस्टिस का पेरेन्काइमा है ना, तो बस अल्ट्रासाउंड के ये जिस तरह जो टिपिकल केसेस है ना टेस्टिकुलर, तो उसमें वो पेरेन्काइमा दिखाते हैं, टेस्टिकुलर पेरेन्काइमा, उससे अंदाजा हो जाए। ये वाला इमेज तो वो जो मैंने पहला क्लास ली है जी मैम, हो गया। उसके अंदर आपको करवाया है ना ये केस। चलें आप डिस्क्राइब करें जिन्होंने नहीं लिया हुआ था, डॉक्टर जहांजेब बताएं आप। मैम ये session in the contrast nerve myopathy find the proximal urethra and the contrast excitation is हाँ seen in the membranous urethra above the urogenital diaphragm only. प्रोविजिमल, उसमें पीनाइल भी है और बल्बस भी आ रहा है। और उसके बाद आप कहेंगे जो है ना membranous posterior urethra आउटलाइन नहीं हो रहा और सारी फ्रैक्चर को देखिए ना, आप देखें ये फ्रैक्चर है, ये फ्रैक्चर है नहीं, है ना, फिर प्यूबिक रेमस का लेफ्ट साइड का है और ये वाले एपी व्यू कहीं कर लेंगे तो फिर इसको देख लेंगे फ्रैक्चर्स। ठीक हो गया। अब फिर इसमें वो जो मैंने लास्ट टाइम करवाया था सुप्रा प्यूबिक इमेज पे भी दिखाया था ना, उसमें फिर हमने पेल्विस के अंदर हीमाटोमा ये वो उन चीजों के लिए रूल आउट करना होता है, वो देखने होते हैं। और ये कंट्रास्ट जो है ना अबव द डायफ्राम में ये डीप पेरिनियल पाउच में स्क्रोटम को, ठीक है, वो आउटलाइन नहीं कर रहा, उसमें नहीं गया, वो below the diaphragm जिसमें अगर इंजरी होती है तो वो Recording in progress. चलें, ये हमें हार्पिन के सिग्नल्स आ रहे हैं राइट साइड सेक्रम में और आइलियम में, ठीक है। तो अब अगर इसी तरह के इमेज हुआ आपने देखना है कि फ्लूइड इरिटेट कहीं है और अगर ये साथ में ये दिए हुए ना लंबर लंबर वर्टिब्रा तो उनमें आपने चेंजेस देखने हैं क्योंकि वो सिंपल सिक्रोआइलाइटिस तो लेस लाइकली है कि ले आए या फिर वो क्या कहते हैं देखेंगे वो कौन सी है ट्यूबरकुलस और ये वो जो होती है पायोजेनिक के साथ आ जाएगी और जो सीरोसिक्रोआइलाइटिस जो एएस होती है उसमें बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है, जो सोराइसिस होती है वो एसिमेट्रिकल होती है। तो फिर उसके लिए अगर आपको इमेज आता है ना पेपर में उसके लिए रूल आउट जरूर कर लीजिएगा, जितने भी कहीं दिया हुआ है जो भी नजर आ रहा है उसको देख जरूर लीजिए। यहाँ पर अब लंबर उसमें कुछ भी नहीं आ रहा जो लंबर वर्टिब्रा नजर आ रहा है, ना ही ऑपोजिट साइड पे नजर आ रहा है और फाइब्रोसिस का एलिमेंट भी नहीं है, ठीक है। चलें, अब ये एक्सरे जो है वो रिस्ट पॉइंट का है, हैंड है पूरा, रिस्ट होता तो यहाँ तक लिया जाता, ठीक है। एक्सरे हैंड है, एपी है, ऑब्लिक है और लेटरल है। अब ना ये इसमें देखेंगे क्राउडिंग हो रही है कार्पल बोन्स की, है ना, हो रही है ना। अब वो जो हमारी आर्चेस है ना उसमें हमारी जो सेकंड और थर्ड आर्च है ना वो डिस्ट्रक्टेड है और ये एक फ्रैक्चर लाइन जा रही है। तो ये कैपिटेट है ना उसका फ्रैक्चर है,
यहाँ पर ही जा रहा है और ना ये सटल होता है, एक्सरे में बिल्कुल सटल नजर आता है और मिड ट्रांसफर्स होता है और मिड कैपिटेट की बॉडी के ऊपर होता है और इसके अंदर भी ना जिस तरह स्केफॉइड के, ये बड़ा रेयर होता है, ठीक है, ज्यादातर तो स्केफॉइड के ही होते हैं ना। ये वाला जो कैपिटेट का फ्रैक्चर होता है ना, अगर डॉर्सी फ्लेक्शन के अंदर रेडियल साइड बहुत ज्यादा यहाँ सेगमेंट होता है डिजिटल पोल से, स्केफॉइड में भी डिजिटल पोल से एंटर होता है, एवीएन का बस चांस मैम होता है। इसके साथ पेरिलुनेट डिसलोकेशन भी नहीं है, ये जो लेटरल ओब्लिक वाला इमेज है ये वाला, अब देखिए वो जो फ्रैक्चर हुआ है एग्जैक्ट रिस्ट का हमारा है नहीं ना। जी मैम। कैरियो के ल्यूनेट या पेरिल्यूनेट? पेरिलुनेट। पेरिल्यूनेट का साइन कोई नहीं आ रहा, सबसे पहला क्या साइन होता है? टेरी थॉमस नहीं होता? जी टेरी थॉमस होता है। वो तो आ नहीं रहा, कैसे लिखो? वैसे भी टेरी थॉमस देखने के लिए ना क्लेंच्ड फिस्ट व्यू करते हैं एपी में। चलो अच्छा, आइसोलेटेड कैपिटेट फ्रैक्चर भी हो जाता होता है, बहुत रेयर, ज्यादातर तो ये उसी के साथ होते हैं और ज्यादा जो ये कार्पल डिसलोकेशन है ना उसके साथ स्केफॉइड का फ्रैक्चर होता है एसोसिएटेड, या फिर ये ट्राइकोट्रल। चलें जी, ये बैटर्ड बेबी, ये हमने पहले पेपर में कर लिया था ना कि नहीं किया था? NAI नहीं किया मैम। डिस्कस में पहले हो गया था। चलें वो टॉक्स वालों को कराया है, आप सारे रिवाइज करें क्या क्या है। डॉक्टर कामरान, डॉक्टर जहां से बताएं। मैम उसमें एक तो मेटाफिजिकल कॉर्नर फ्रैक्चर और ट्रांसवर्स मेटाफिजिकल फ्रैक्चर भी हो सकते हैं, ट्रांसवर्स मेटाफिजिकल। सब पेरियोस्टल ब्लीड है साथ। ये वाली जो है ना, ये ऐसा पेरियोस्टल ब्लीड और ये सारी पेरियोस्टल एलिवेटेड है, ये उसके बाद के अंदर पेरियोस्टल है। ये वाला जो है ना, ये पेरियोस्टियम उठ के उसके नीचे ब्लीड है जिसके साथ में फिर ये कैल्सिफिक Recording in अब इसको progress. स्टडी कर आते हैं स्पाइरल फ्रैक्चर। अगर कोई बच्चा चल नहीं ना सकता और उसके अंदर स्पाइरल फ्रैक्चर आ गया है ना, तो वो NAI की वजह से ये होता है स्पाइरल फ्रैक्चर। 1 साल का बच्चा ये उससे नीचे जो चल ही नहीं सकता, उसमें स्पाइरल फ्रैक्चर जब देखते हैं तो फिर उसमें NAI करना होता है। बाकी सारी चीजों को भी देखते हैं, बाकी सारे एब्डोमेन के अंदर और ब्रेन के अंदर और स्कल, ये वो सारा उसका सर्वे करते हैं। हाँ जी, जिन्होंने हैंड रेज किया डॉक्टर आयशा, क्वेश्चन के लिए। हम इस फर्स्ट इमेज को ट्रांसवर्स मेटाफिजियल भी करेंगे अलोंग विद सबपेरियोस्टियल ब्लीड, फिर नहीं ट्रांसवर्स मेटाफिजियल फ्रैक्चर नहीं है, ये सिर्फ सबपेरियोस्टियल होता है। नहीं, इसमें आप कह रही हैं कि मेटाफिजियल भी है, ये यही यहाँ पूछ रही हूँ। यहाँ पर अगर इसको हम देखें ना तो ये हमें थोड़ी सी लग रहा है, लेकिन इसकी वो तो देखे एक्सरे कैसा है, रेजोल्यूशन कैसी है। इस इधर ना, इधर ये लग रहा है, यहाँ पर इसको देखें, यहाँ इसकी कॉर्टिक्स ये है और इसकी कॉर्टिक्स यहाँ से शुरू हो रही है, फ्रैक्चर है यहाँ पर, और इधर भी ये कॉर्टिक्स ये है और ये कॉर्टिक्स ये है, फ्रैक्चर इधर भी है, दोनों जगहों का ही है ये, और सबपेरियोस्टल ब्लीड भी है। ठीक है।
मैम समझ आ इसी को बकेट हैंडल फ्रैक्चर भी कहेंगे ना, जो मेटाफिजियल जो कॉर्नर फ्रैक्चर्स हैं, नहीं बकेट नहीं, हैंडल फ्रैक्चर भी तो कह सकते हैं कि नहीं? बकेट हैंडल मेरे ख्याल है इसी को ही कहते हैं। बकेट हैंडल जो है ना, जो फर्स्ट वो इमेज आ बाकी रही है। टॉरस और ग्रीन स्टिक जो है वो नॉर्मल बच्चों के अंदर जो होते हैं वो होते हैं। बकेट हैंडल इसका दूसरा नाम है, मेटाफिजिकल कॉर्नर का, जी जी। ऐसे करके वो बकेट के हैंडल। ये फैबिनोमा, इवोल्यूटिंग फैबिनोमा, ये इसको क्लासिफिकेशन आएगी ना, पॉपकॉर्न क्लासिफिकेशन। फैबिनोमा टिपिकल होगा। ये दिखाने की जरूरत है या ये तो सबको आता है ना? जी मैम। चले अब ये जो देखे ना, प्लियोमॉर्फिक है, माइक्रो क्लासिफिकेशंस हैं प्लियोमॉर्फिक, ये प्लियोमॉर्फ बहुत छोटी छोटी, ठीक है, वेरिएबल साइजेस की। इसको डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन नहीं कह सकते, वो जो मैंने आपको कल परसों दिखाया ना केस फैट नेक्रोसिस का, ठीक है, ये माइक्रो है, ये देखिए ये सारी माइक्रो क्लासिफिकेशन, ये 4B में आता है। प्लियोमॉर्फिक जो होती है ना, वो 4B में आती है, और जो फाइन लीनियर होती है ना, फाइन लीनियर और फाइन लीनियर ब्रांचिंग, वो जो है ना 4C में आती है, ठीक है। चलें जी, अब ये तो रेन ड्रॉप्स कल है, MM में होती है, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था इसको कि जो MM होता है और जो होता है ना सॉल्ट एंड पेपर स्कल, इसके डिफरेंस के लिए एक बात याद रखें, ये आपको स्कल तो दिखाई हुई ना, साथ में ये वाले सारे भी इधर आ रहे हैं लेयंस। जो सॉल्ट एंड पेपर होती है ना, उसमें यहाँ पर बहुत छोटे छोटे उसके होते हैं लेयंस। दिखा दूं या फिर सॉल्ट एंड पेपर दिखा दूं? जी जी यहाँ पे दिखा दी। इसके ऊपर डायरेक्ट ही दिखा देती हूँ। अच्छा, ये सॉल्ट एंड पेपर स्कल है ना, ये उसका ये स्कल आ गई। अच्छा, इसमें देखें हाँ, ये जो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होती है इसमें बोन रिजॉर्प्शन होती है ना, बोन रिजॉर्ब हो रही है, तो बहुत छोटे छोटे ये आपको नजर आ रहे हैं, ये जो ऑस्टियोलाइसिस के एरियाज हैं बहुत स्मॉल, और उसके अंदर जहां पर बोन का ऑस्टियोलाइसिस नहीं हुआ ना, वो सॉल्ट रह गया है, और जो पेपर है वो जो ऑस्टियोलाइसिस के एरियाज है ना। डॉक्टर किरण म्यूट होइएगा, ठीक है, समझ आ गई ना? ऑस्टियोलाइसिस के जो एरियाज हैं वो पेपर हैं, और जो जहां ऑस्टियोलाइसिस नहीं हुआ अभी, जहां रिजॉर्प्शन नहीं हुई, वो सॉल्ट है। और जब आप टेबल्स को देखेंगे ना, इनर और आउटर टेबल्स को, तो वहां पर आपको ना उसकी बाउंड्री हेजी नजर आएगी, हेजी हेजी हेजी, क्योंकि रिजॉर्प्शन वहां पर भी हो रही है, सारी की सारी बोनी तो है जहां जहां रिजॉर्ब हो रही है, हर जगह तो हो रही है, ठीक है। तो ये है हाइपरपैराथायरॉयडिज्म का। और जो हमने खोला हुआ था अपना, ये इसमें जो आप देखें, ये वेल डिफाइंड, जिस तरह रेन के ड्रॉप्स होते हैं वहां, इसमें टेबल्स को देखें बड़े अच्छे हैं, और डिप्लॉइक, ये डिप्लॉइक स्पेस के अंदर इसमें लेयंस हैं बेसिकली। वैसे तो जब हम एक्सरे देखेंगे तो लेयन ऐसा भी हो सकता है कि हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट हो रहा हो, और वो हो किलवेरियम का, इस साइड की जो दूसरी साइड की वाली प्रोजेक्शन ऐसी नजर आ रही है कि हमें यहाँ आ रहा हो, लेकिन होता वो वहां नहीं, ठीक है। हो गया? चलें, समझ आ गई है इसकी? लास्ट वाले का आंसर क्या है इसका, इस वाले का? Raindrops skull with super scan uptake in the lung mass and limbs, so it was lung
CA विद मैट्स। अच्छा, जो सुपर स्कैन होता है उसके क्या क्या होते हैं उसके DDs? मेटाबॉलिक सुपर स्कैन मैथ्स में होता है। हाँ, या मैथ्स में आ सकता है। मेटाबॉलिक होता है और पूरी बॉडी के अंदर स्केलेटल मैट्स हों, वाइडली स्प्रेड मैट्स हों। और क्या होता है? और जिस तरह वो होती है ना पेजेट्स और इस तरह की कोई डिजीज हो जिसमें बहुत ज्यादा उसमें अपटेक ले लिया हो बॉडी के अंदर थ्रू आउट द बॉडी। यही है ना 3? यही 3 है, जी यही है। यही 3 है। हाँ, तो अब ये जो केस दिखाया हुआ है ना कि रेनड्रॉप स्कल थी विद सुपर स्कैन, ये तो अब जब आप देखेंगे तभी समझ आएगी। अब मैं तो यही कर सकती हूँ कि आपको तीनों चीजों को ही समझा दूं कि स्कल कैसी नजर रेनड्रॉप की कैसी होती है और सुपर स्कैन और किन किन चीजों में आता है। अगर आपको यहाँ कहीं कोई बहुत ज्यादा आएगी ना, ये जो जॉइंट्स हैं ये तो नॉर्मल भी ये हमें इसी तरह की जो आर्थराइटिस वगैरह की सर तो नॉर्मल आता है। ये वाला एबनॉर्मल है यहाँ पर अपटेक, ये वाली भी एबनॉर्मल है, ये वाली अपटेक भी एबनॉर्मल है, ये वाली भी एबनॉर्मल। ये लीजन्स है यहाँ पर जो इस स्कैन में दिखाए हुए। ये मैट्स ही हैं सारे। स्पाइन को भी देखें, ये सारे स्पाइन में भी ऐसे ही लग रहा है। डॉक्टर आयशा, लेकिन ये स्कल की पिक्चर लगी हुई है, ये मल्टीपल माइलोमा की नहीं है, इसकी मैंडिबल भी इन्वॉल्व है। मैट्स में मैंडिबल स्पेयर होती है। आप क्या कह रही हैं? एक्सरे की बात कर रही हैं? जो स्कल एक्सरे है इसकी मैंडिबल में भी ड्रॉप मैट्स आ रहे हैं। ये वाला, ये जो हाँ स्कल एक्सरे है ना ये MM का ही है। हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि मल्टीपल माइलोमा का है, लेकिन जो बोन स्कैन है वो किसी मेटास्टेटिक डिजीज का बोन है। स्कैन ना MM का नहीं है। मैं भी यही कह रही हूँ कि जो बोन स्कैन है ना वो MM का नहीं है, वो ना किसी और मैस की वजह से जो मैट्स है ना सारी बॉडी में उसका है। ये MM का एक्सरे है, ये MM का नहीं है। ये MM का होता तो वो तो सारा आता ना, एक ही जैसा आता जगह जगह पर। MM का जो अपना लेयर है ना लिटिक, वो उस वक्त आता है जब डिजीज 70% हो चुकी होती है बॉडी में स्प्रेड। अपना लेयर बहुत आगे जाके आता है। जिस तरह ये इसके लिटिक लीजन्स आ चुके हैं ना, ये डिजीज बहुत स्प्रेड हो चुकी है इसकी। ठीक है, चलें। पोस्ट ऑप लेरेंजियल CA अपटेक इन ऑल। टाइम तो हो चला और हम अभी इधर ही बैठे हुए हैं। अच्छा, ये तो पेट सिटी है और इसमें एविड अपटेक है। यहाँ पर ये बेड है, ट्यूमर बेड है और यहाँ पर है लिम्फ नोड्स हैं। अब जब यहाँ पर तो आपको देखे ना ये नोड्स पड़े हुए हैं सारे सर्वाइकल, लाइकली मेटास्टेटिक है। तो ये रेजिडुअल उसने दिया हुआ है और ये अपटेक दिया हुआ है। जहाँ जहाँ मैं एक इमेज आप लोगों को ना पेट सिटी का आएगा ही आएगा। वो जो भी आया ना जहां एविड अपटेक हुई उसको देख लीजिएगा और इसकी जो नॉर्मल अपटेक के रीजन हैं उनको याद कर लें। मेरे ख्याल है जो जहां रैपिड सेल टर्नओवर होता है ना वो वहां पर वो नॉर्मल वहां इसकी अपटेक आ रही होती है। एक तो स्टमक में आती है, किडनीज, ब्लैडर और उसके अंदर ना सर्विक्स में भी आती है, यूट्रस वगैरह के रीजन में ना वो नॉर्मल इसकी होती है FDG की। ठीक है, अब ये हमारे पास यूट्रस है, अल्ट्रासाउंड पे TVS हुआ हुआ है, तो हमारे पास ना बहुत ज्यादा ग्रॉसली इंक्रीज्ड वास्कुलैरिटी नजर आ रही है और इसमें आप देखेंगे कॉन्टूर वगैरह भी थोड़ा सा है ना वो इंक्रीज्ड है। पोस्टीरियर उसकी जो वॉल है ना उसकी थिकनेस इंक्रीज हुई हुई है, तो AVM है लाइकली। ठीक है ये भी। साथ में फिर आप कह देंगे कि इसमें कोई सिस्ट नहीं नजर आ रहे और नो मायोमीट्रियल सिस्ट, एंडोमेट्रियल नॉर्मल, एंडोमेट्रियल में कोई मैस लिए नहीं है और उसकी इकोजेंसिटी अगर ग्रे स्केल इमेज भी साथ दी हो, क्योंकि पेपर में ज्यादातर ना ग्रे स्केल दिया होता है फिर उसका डॉपलर दिया होता है साथ ही। ऐसा नहीं होगा कि अकेला डॉपलर ही सीधा आपको दिखा दे। तो आपने ग्रे स्केल पे भी कमेंट करना है और डॉपलर पे भी कमेंट करना है। तो फिर ग्रे स्केल में आपने बताना है कि उसमें इसलिए अंडरलाइंग इसके अंदर कोई मैस है या फिर इसके अंदर सॉलिड सिस्टिक स्पेसिस है हनीकॉम टाइप पैटर्न की, किस तरह करके आ रहे हैं। ठीक है, और मायोमेटासिस नहीं है, एडिनोमायोसिस को रूल आउट कर दीजिएगा ना, उसमें भी फ्लो ज्यादा होता है, इतना ग्रॉस नहीं होता। और एंडोमेट्रियल इस कैविटी पे जरूर कमेंट करना है वो, ताकि GTD वगैरह ये वो चीजें रूल आउट हो जाए।
चलें आगे अब। ये डीएसए के ऊपर ना एवीएम है, यूट्राइन यहाँ आर्टीरियल हमारे पास आ रहा है ना, तो ये नाइडस आ गया। और इसके ऊपर होता ऐसे है कि ना जब हम डिले इमेज करते हैं ना, डिले स्कैन, ये डिले स्कैन है। ये तो हमारे पास कंट्रास्ट जब हमने दिया है, सिलेक्टिव कैथेटर एंजियोग्राम है, तो आर्टरीज के थ्रू हमें यहाँ पे नाइडस आ रहा है, यूट्राइन आर्टरीज है दोनों साइड की, नाइडस आ रहा है, और डिले के ऊपर ना ये वेन्स में कंट्रास्ट आ रहा है। जो ड्रेनिंग वेन है ना वो नजर आ, तो एवीएम बन गई, ठीक है। और ना इसके साथ एक जो इमेज यहाँ दिया हुआ था ना, जिसमें सब लोग कंफ्यूज होते हैं, ये तो फाइब्रॉइड जैसे, इसके साथ ये मैंने एक तस्वीर यहाँ से खत्म कर दिया, इसी पेपर के अंदर थी, उसके ऊपर कंफ्यूज ना हो, वो जिस आर्टिकल से ली गई है ना उसको पढ़ के देखें, उसमें लिखा हुआ है सारा पीछे कि वो पेशेंट थी, उसकी हिस्ट्री उसमें ना उसकी थैलेसीमिया की पेशेंट थी, तो उसके 2-3 बेबीज थैलेसीमिया के थे, तो उसके अबॉर्शन वगैरह हुई, तो रिकरेंट उसकी फिर एक दफा इवैक्यूएशन पे डीएनसी हुई, फिर उसके अंदर ना वहाँ एक मैस टाइप वो उसका एवीएम बन गया। फिर उन्होंने उसका जब किया तो वो इस तरह का था। तो इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस में के इमेजेस जिसने कंपाइल करते हुए लगा दिए हैं, फिर एग्जाम में तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी आते हैं। जो फाइब्रॉइड लग रहा हो और ऊपर उसका आंसर लिखा हो एवीएम, इस तरह के ये पेपर्स के अंदर जब बैठ के सर खपता है ना, तो घंटा घंटा उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर पाते, फिर पास पेपर के ऊपर वो टाइम जाया होता है, वो टाइम जाया होता है ना, बस छोड़ें इसको। यूट्राइन आर्टरी, इसके लिए भी हम एम्बुलाइजेशन ही करेंगे ईवीएम के लिए, और दूसरे जो फाइब्रॉइड हुआ तो उसके लिए भी यूट्राइन आर्टरी एम्बुलाइजेशन हुई। चलें, एडिनोमायोसिस है, ये में नजर आ रही है, वेंशन ब्लाइंड पैटर्न इसके ऊपर नजर आ रहा है, और एमआर के इमेजेस के ऊपर पोस्टीरियर मायोमेट्रियल जो है उसकी थिकन्ड है एज कंपेयर टू एंटीरियर, उसमें मल्टीपल सिस्टिक स्पेसेस हैं, और जो हमारा है ना वो ट्रांजिशन जोन वो लॉस है। वो बेसिकली होता मायोमेट्रियम का ही पार्ट है, जो एंडोमेट्रियम के नीचे मायोमेट्रियम होती है ना, तो वो जेट ब्लैक हमें नजर आ रही होती है एमआर पे, तो वो हमारा लॉस है, वो नहीं नजर आ रहा। जंक्शन जोन, सॉरी मैं ट्रांजिशन जोन बोल रही हूँ, जंक्शन जोन, ठीक है, जंक्शन जोन का लॉस है, यहाँ नजर ही नहीं आ रहा। ये एंडोमेट्रियम है, ये वाली, ये काला इस तरह यहाँ पर नजर आ रहा है, जहां जहां असिस्ट है उधर सारा लॉस हो गया है, जेट ब्लैक नजर आता है T2 पे। अच्छा, ये क्या टिप्स का क्या थिएटर है, टिप्स हो रही है ना ये, बताएं जी, डॉक्टर तौसीफ बताएं, टिप्स है, टिप्स का प्रोसीजर ही हो रहा है ना। अच्छा, ये टिप्स का प्रोसीजर हो रहा है, हीमोडायलिसिस कैथेटर उसने लिखा है, परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक हीमोडायलिसिस कैथेटर। मैडम मैं श्योर नहीं हूँ। यहाँ पे ये लीवर के अंदर डाली हुई, चलें इसको जरा ट्रेस करें, ये लीवर का है रीजन, और ये हेपेटिक वेन्स है, सही है ना, ये हेपेटिक वेन जा रही है, यहाँ पर ये हमने देखा ये कैथेटर जा रहा है, और मेरे ख्याल है ये ना टिप्स है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा। हाँ हाँ, ये मुझे सवाल याद है, ये उस टाइम पे उन्होंने लिखा हुआ था कि पेशेंट ऑन डायलिसिस नो अच्छा वेनस असेस, ये स्टेशन से पहले ना इन्होंने एग्जैक्ट इमेजेस यही थे, लेकिन इन्होंने इसके ऊपर ये लाइन लिखी हुई थी कि नो वेनस असेस। ठीक है, सीवीपी डालने फिर सीवीपी, हाँ जी, एक अप्रोच होती है परमाकैथ, वो वैसे तो फेमरल या उधर से जाते हैं ना जगलर से, लेकिन अच्छा, तो कुछ लोग इसको हिपैटिक अप्रोच से भी चले जाते होते हैं। तो ये परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक हीमोडायलिसिस कैथेटर तो ना हुआ ना, हीमोडायलिसिस कैथेटर ये या तो फिर ये सेंट्रल था या एक ना परमाकैथ होता है, इसका आंसर फिर यहाँ पर ना परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक
कुछ ऐसे कैथेटर लिख दें या कुछ ये हीमोडायलिसिस कैथेटर तो मेरे ख्याल में नहीं आएगा ना। हीमोडायलिसिस तो पेशेंट की जो हम ये डालते हैं डबल ल्यूमेन डाला होता है हाँ जी उधर से करते हैं ना। डॉक्टर एक आयशा, ये हीमोडायलिसिस का ही है, ये कोई आर्टिकल था जिनके पेपर में आया था ना, उन्होंने बताया था ये हीमोडायलिसिस के लिए है, लेकिन ये बहुत कम परफॉर्म करते हैं, लेकिन मतलब ये किसी आर्टिकल से है कोई क्वेश्चन ना। हीमोडायलिसिस अच्छा जिस तरह से भी करते हैं ट्रांसहिपैटिक, किसी नेफ्रो वाले ने बताया था या वट कुछ ऐसा था, लेकिन है ये हीमोडायलिसिस वाला ही। अच्छा मैंने एक सीनियर से पूछा था, उन्होंने मुझे ये बताया था कि ये परक्यूटेनियस ट्रांसहिपैटिक डायलिसिस का ही कुछ दिखाया हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली किसी को भी नहीं पता था ना, किसी ने पहले ये देखा था, बात भी अजीब सी लगती है, लेकिन था ये यही। मैम आर्टिकल पे इसका नाम लिखा हो रहा है ट्रांस हेपेटिक वीनस कैथीटर फॉर हीमोडायलिसिस। यहाँ पर लिखा हुआ है। जी ये आर्टिकल में जो हुआ ना उसमें जहाँ से इन्होंने पिक्चर ली है। ठीक है ट्रांसहिपैटिक वीनस कैथीटर फॉर हीमोडायलिसिस। ट्रांसहिपैटिक वीनस कैथेटर फॉर हीमोडायलिसिस। जी मैम। ठीक है मतलब उसकी वीनस एक्सेस के लिए उन्होंने इधर से परक्यूटेनियसली जो है राइट हेपेटिक को किया पंक्चर और वहां से फिर जो है ना वो चले गए आईवीसी में, ऐसे ही है। फिर वहीं इधर उसको सिक्योर कर दिया होगा, फिर हाँ जी इधर से वीनस एक्सेस इधर से ले ली और आर्टीरियल एक्सेस फिर पेरिफेरल आर्टरी में डाल दिया होगा, ऐसे ही करेंगे ना। चलें ठीक है। मैम इसमें ये एज अ लास्ट रिजॉर्ट इस्तेमाल होता है कि जब बाकी साइट्स तक एक्सेस नहीं होती, इसमें ट्रांसपैटिक स्किन से फिर आईवीसी में डाल देते हैं। अच्छा ठीक है आईवीसी में डाल देते हैं और वीनस उसमें डालते हैं आर्टीरियल पेरिफेरल आर्टरी के अंदर, ऐसे ही करते हैं। आर्टीरियल जी मैम। एक्सेस चाहिए क्यों, वीनस चाहिए ना सर। वीनस एक्सेस चाहिए, ठीक सही है, हाँ वीनस ही चाहिए, उधर ही डाल देंगे। ये वाला जो है उसका उसमें आईवीसी में डाल देंगे और ये वाला बाहर रख लेंगे, ये मशीन के साथ उसके लगा देंगे दोनों साइड। ठीक हो गया, सही हो गया। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर उस्मान, डॉक्टर रबिया, डॉक्टर जहांजीर। चलें टायरेड करते हैं, 8:30 तो इधर ही बचे हैं। टायरेड आते हैं सबको? टायरेड अच्छा जो टायरेड्स है ना, ये इसमें हम 1 2 3 4 5 इसमें होता है। इसमें हम देखते हैं कि जो कहाँ गया? ये मैस है ना थायराइड का, तो इसके अंदर थायराइड का जो नोड्यूल है उसमें हमने पहले उसकी कंपोजिशन देखनी है, आइदर इट इज सॉलिड और इट इज सॉलिड सिस्टिक और इट इज सिर्फ अकेला सिस्टिक। अगर सिर्फ सिस्टिक होना तो 0 होता है, 0 नंबर हो, B9 है। और अगर हो मिक्स्ड तो 1 नंबर होता है, मिक्स्ड सॉलिड सिस्टिक हो। और अगर सॉलिड हो तो फिर उसके 2 नंबर होते हैं। ठीक हो गया। अब जो सॉलिड सिस्टिक है ना उसमें ऐसा होता है कि अबाउट 50% आपका सिस्टिक एलिमेंट हो, जिसको हम सॉलिड सिस्टिक कहते हैं। ये वाला जो नोड्यूल है ना ये है सॉलिड और यहाँ पर ये इसके नेक्रोटिक एलिमेंट है और ये इसका अबाउट आप कह लें 20%, 15 to 20%, ये 15 को परसेंट है। तो इसलिए इसने ना मिक्स्ड सॉलिड सिस्टिक 1 नंबर नहीं दिया है, इसको 2 नंबर दिया है, क्योंकि ये इसके अंदर नेक्रोटिक कंपोनेंट है। जब नोड्यूल बहुत बड़ा हो जाता है ना तो उसके अंदर नेक्रोसिस का एलिमेंट डेवलप हो जाता है। और इकोजेनिसिटी जब उस पे आते हैं तो फिर जो आइसो इकोइक हो या हाइपर, आइसो टू हाइपर उसका 1 नंबर होता है, जो हाइपो हो उसका 2 नंबर होता है, जो वेरी हाइपो इकोइक, ठीक है, तो उसका 3 नंबर होता है। वेरी हाइपो का 3 नंबर होता है। इसमें ना हम मसल के साथ कंपेयर करते हैं और साथ में ये होते, यहाँ पर तो हमारे ना सही तरह उसका आया नहीं है, वरना ये है आइसोई कोई की ना कह लें, आप समझे इस सारे की ना जब अल्ट्रासाउंड किया तो एक ही जैसी कोजेंसिटी थी। यहाँ तो हमें थ्रू ट्रांसमिशन नजर आ रही है ना रेज की, उस वजह से हाइपर हाइपर नजर आ रहा है। वैसे इसकी कोजेंसिटी ऐसी है। अगर
यहाँ भी शेडो की वजह से ऐसा नजर आ रहा है। लेट सपोज ये पूरा मैस इस तरह का होता ना तो हम कहते हैं हाइपोइकोइक है, और अगर ऐसा होता तो वेरी हाइपोइकोइक। ठीक हो गया। अब मार्जिन पे चले जाना है। ये सारा इसका स्मूथ मार्जिन है, ठीक है। और अगर ये इधर से मार्जिन सारा लॉबुलेटेड हो, ठीक है, फिर इसका पॉइंट चेंज हो जाएगा। और एक्स्ट्रा थायराइड एक्सटेंशन ऐसे है कि ये इसको बाहर की तो इधर को निकल गया, सही है। तो इस पे हम आते हैं, शेप होती है अगर हो ना वाइडर देन टॉलर तो उसका 0, कोई उसको जरूरत नहीं नंबर देने की। अगर हो टॉलर देन वाइडर तो फिर उसके हैं 3 नंबर है, ठीक है, क्योंकि वो मेलिग्नेंट का फीचर होता है। मार्जिन स्मूथ हो तो 0 नंबर। इल डिफाइंड जो हमारे होते हैं ना एमएनजी उसमें ना ज्यादातर स्पंजी फॉर्म नोड्यूल्स होते हैं। स्पंजी फॉर्म होते हैं ऐसे नोड्यूल्स जिनके अंदर ना वो हमें आइसोइकोइक नजर आते हैं, लेकिन ना ऐसे स्पंज की तरह उनका टेक्सचर होता है। छोटी छोटी सिस्टिक स्पेसिस होती हैं, तो उसको हम ना स्पंजी फॉर्म कहते हैं, और उसको 0 ही, मतलब वो में बिनाइन है। जिस तरह सिस्टिक को नंबर देते हैं उसी तरह उसको नंबर देते हैं, ठीक है। हाइपोइकोइक ये वाला हो गया। अब जो स्पंजी फॉर्म नोड्यूल्स होती है ना उनके मार्जिन इल डिफाइंड होते हैं उनके भी। और एमएनजी में जब बहुत ज्यादा नोड्यूल्स होती है ना, आइसोइकोइक होती हैं, तो वाइड स्प्रेड इधर इधर सारी नोड, यहाँ पे एक नोड्यूल, यहाँ एक नोड्यूल, यहाँ एक नोड्यूल, और बड़ी नोड्यूल के अंदर फर्दर नोड्यूल्स होती हैं। तो बहुत सारी नोड्यूल्स के मार्जिन जो होते हैं वो इल डिफाइंड होते हैं। तो इल डिफाइंड मार्जिन को 0 नंबर होता है, उसको मेलिग्नेंसी की तरफ नहीं सोचते, ठीक हो गया। अब लॉबुलेटेड या इररेगुलर मार्जिन जो होगा तो 2 नंबर होंगे, और अगर एक्स्ट्रा थायराइड एक्सटेंशन होगी तो 3 नंबर होगी, जो मेलिग्नेंसी का होता है चांस, ठीक है। माइक्रो कैल्सिफिकेशन का 1 नंबर, और रिम कैल्सिफिकेशन जो है उसके 2 नंबर, और पंक्टेट इकोजेनिक फोकाई जो मैक्रो कैल्सिफिकेशन का 1 नंबर, मैक्रो का 1 नंबर, और पंक्टेट इकोजेनिक फोकाई जो है ना वो माइक्रो कैल्सिफिकेशन होती है, उसके 3 नंबर होंगे, ठीक है। अब जो मैथ्स आएगा, पहले एग्जाम में मेरे ख्याल है ये आया हुआ है, जो मैथ्स आएगा तो फिर ये चीजें सारी देख के तो आपने उसके नंबर लगाने उसके हिसाब से। अब जब इधर टायरेट पे जाते हैं ना, TR1 बिनाइन होता है, TR2 जो है ना इसमें इसका 0 पॉइंट होता है, इसे TR2 2 नंबर, TR3 3 पॉइंट, जो 4 होता है बस उसके ज्यादा होते हैं, उसमें 4 to 7 6 होते हैं, 4 to 6 वो TR4 होता है, और TR5 होता है मोर देन 7 पॉइंट। जो होता है ना TR2 वो नॉट सस्पिशियस होता है, जो TR3 होता है वो माइल्डली होता है, उसमें मोर देन 2.5 सेंटीमीटर का अगर कोई नोड्यूल हो ना, जो एक नोड्यूल 2.5 सेंटीमीटर से ऊपर चला जाए तो फिर उसका FN नहीं करते हैं। और इसी तरह जो है मॉडरेटली सस्पिशियस में उसका मोर देन 1.5 चला जाए तो उसमें FN नहीं करते हैं। अच्छा, ये FN तब है जब ना हमारे सेटअप्स जो हैं उनमें तो ज्यादातर बस थायराइडेक्टमी ही कर रहे हैं ना, MNG है थायराइडेक्टमी कर दी और इस तरह का। अगर MNG हो तो मैक्सिमम आप 1 या 2 नोड्यूल जो है ना उनको सेपरेटली टायरेट दे सकते हैं। सेपरेटली अगर उसमें कैल्सिफिकेशन या पेरिफेरल रिम कैल्सिफिकेशन भी है तो कैल्सिफिकेशन जिस जिस तरह की है उसका वो नंबर फिर साथ साथ बढ़ता जाएगा। मैक्रो है तो मैक्रो का 1 देंगे, अगर उसमें रिम कैल्सिफिकेशन भी है ना तो उसके फिर 3 नंबर हो जाएंगे, 1 मैक्रो का और 2 रिम के। और अगर उसके अंदर पंक्टेट इकोजेनिक फोकाई, अब ये फिर करते हुए जब थायराइड स्कैन आप सारी करते होंगे तो जो होता है ना कोलाइड नोड्यूल होती है ना उसके अंदर इकोजेनिक फोकाई तो आ रहे होते हैं लेकिन वो कॉमेट टेल होते हैं, वो पंक्टेट इकोजेनिक फोकाई नहीं होते, कॉमेट टेल होते हैं। और उसके अंदर डेब्री वगैरह जो होती है वो फिर कोई इस तरह की और इकोजेनिक भी नजर आ जाती है, ठीक है। हो गया टायराइड। ये तो फिर जो याद है ना टायराइड, ये तो प्रैक्टिस में जब टायराइड अप्लाई करते रहे तो याद रहता है, वरना तो नहीं याद रहता। अब ये उस तरह तो मैडम फिर ये रहता ही प्रैक्टिस में भी कोई नहीं याद रहता, बस ये बदनसीबी है अगर इस तरह का स्टेशन आ जाए, ये नहीं नहीं, याद रह तो सकता। सिर्फ स्पॉन्जिफॉर्म नोड्यूल का टायराइड याद रह जाता है, ठीक है। और TR5 वाला और TR4 जिसको देना हो वो भी याद रह जाता है। अलबत्ता हर दफा जब रिपोर्ट बनाने से कोई सॉलिटरी नोड्यूल हो फिर उसको देना बनता है,
अगर किसी पेशेंट के कोई एक ही सॉलिटरी बड़ी नोड्यूल है, फीमेल पेशेंट है, तो फिर आप जरूर देंगे, क्योंकि उसमें फिर पेपिलरी सीए के फीमेल्स में ज्यादा चांस होते हैं और सॉलिटरी वो होती हैं नोड्यूल्स। जो ऐसे एमएनजी वगैरह होते हैं उसमें जिसके अंदर कैल्सिफिकेशंस है, हाइपोइक है, तो फिर उसमें दे दें। चलें, ये ऐसी चीजें हर दफा ना ये चार्ट जो है फॉलो करके करना पड़ता है। हम लोग जहाँ थायराइड स्कैन किया करते थे ना ट्रेनिंग में, वहां मैंने ना ये चार्ट लगाया हुआ था। हर दफा फिर साथ ही सामने देखे तो थायराइड कैलकुलेट हो जाता था। और जो है ना वो हम एमएनजी में हर नोड्यूल को अलग अलग देंगे? नहीं, एमएनजी में देने की जरूरत ही नहीं है। एमएनजी में आप सीधा लिख देंगे जो है ना TR1 या TR2 की नोड्यूल, या फिर सीधा बस आप एमएनजी लिख दें। अगर वहां एमएनजी पर के अंदर ना 2 नोड्यूल्स का देना होता है। एक वो नोड्यूल अगर कोई रैपिडली एनलार्जिंग नोड्यूल है तो उसका इलाज देना कर होता रही है। हाँ। दूसरा वो नोड्यूल होता है जो डोमिनेंट हो। अगर कोई बाकी बहुत छोटे छोटे और बड़े कोई एक साइज नोड्यूल के, आपको हाँ, बहुत बड़ा नजर आ गया, फिर बड़ा उसमें साइज का नजर थायराइड्स करना है। और या थायराइड अगर कर। कोई दूसरा है कि वो रैपिडली एनलार्जिंग है। अदरवाइज एमएनजी के अंदर ना एफएनए करते हैं और ना थायराइड्स करते हैं। हाँ, उसमें ये है कि वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैक्सिमम जो है 2 नोड्यूल्स को ना आप थायराइड दे सकते हैं। मतलब अगर बहुत ज्यादा नोड्यूल है ना एमएनजी के अंदर और आपको लग रहा है कि एक ये नोड्यूल हाइपोइकोइक है या उसमें मेलिग्नेंसी वाले फीचर हैं जो मैंने अभी आपको बताया ना कि हाइपोइकोइक, वेरी हाइपोइकोइक, टॉलर देन वाइडर, और कैल्सिफिकेशंस में से उसमें कैल्सिफिकेशन आ रही हैं या उसके लोबुलेटेड या कुछ मार्जिन ऐसे आपको नजर आ रहे हैं, तो वो आप थायराइड उसको कर दें और बता देंगे फलाने इस लोब में इस लोकेशन पे इतने इतने सेंटीमीटर की है। मतलब अगर उसमें सस्पिशियस वाले फीचर्स हैं तो फिर उसको दे दें थायराइड, अगर नहीं है तो फिर उसको बस ठीक है, जरूरत नहीं। ठीक है, चले, ये TR3 वाली है, माइल्डली सस्पिशियस, इसका FNA हो जाए। अच्छा, ये अब जो है ना CT गाइडेड लंग बायोप्सी हुई हुई है, ये बायोप्सी नीडल है, निमोथोरिक्स हुआ हुआ है, तो इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछी हुई थी ना इस वाले में। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसकी ये है कि वो पेशेंट को जो है ना अनकोरेक्टेबल कोएगुलोपैथी, अनकोऑपरेटिव पेशेंट, सीवियर रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज है, और मतलब वो अपना होल्ड नहीं कर, ब्रेथ होल्ड नहीं कर सकता ना अगर, तो फिर नहीं करेंगे उसकी लंग बायोप्सी। अगर पेशेंट अनकोऑपरेटिव है फिर भी नहीं करेंगे। और अगर जो है कमांड फॉलो नहीं आपकी कर रहा फिर नहीं करेंगे। और अगर लेयंस जो है ना डीप लोकेटेड हैं या वाइटल स्ट्रक्चर्स के साथ लोकेटेड हैं, मेजर वेजल्स के साथ हैं, फिर नहीं उसके बायोप्सी। ठीक है, ये उस दिन भी चीजें सारी डिस्कस हो गई थी। ये पोस्ट ट्रॉमेटिक पोप्लीटिकल आर्टरी एन्यूरिज्म, ये हमारे पास सारा एन्यूरिज्म बना हुआ है। इसमें ना जाहिर सी बात है इसमें तो नहीं करेंगे, ये सारा हमारा नजर आ ही रहा है उसके फ्लो की वजह से सारा सिग्नल जो आ रहा है। इसमें उन्होंने कहा है कि एनजीओ के ऊपर ना डॉग लेग साइन आता है कि डॉग लेग साइन जो होता है सेकेंडरी एंजियोग्राफिक साइन है पोप्लीटरी एंजियोग्राफी के ऊपर। यहाँ पर ना इरेगुलर ल्यूमेन नजर आती है एंजियोग्राफी के ऊपर ना, ह्यूमर के डॉग लेग की तरह इरेगुलर ल्यूमेन नजर आती है, क्योंकि सूडो एन्यूरिज्म होता है ना, तो एक साइड पे एन्यूरिज्म यहाँ से ये वो कहता है कि ना एक्यूट बेंड होता है इन द कोर्स ऑफ द पोप्लीटिकल आर्टरी डॉग लेग साइन के अंदर। इट इज कैरेक्टरिस्टिकली सीन इन द पोप्लीटिकल आर्टरी एन्यूरिज्म्स विद म्यूरल थ्रोम्बस। यहाँ पर जब थ्रोम्बस बना हुआ है ना तो इस साइड से फिर वो बेंड हो जाता है। It's an important sign because 26% of popliteal artery aneurysms do not show dilatation on angiography. The presence of this sign should prompt investigation to assess for commonly associated है। अच्छा, जब पोप्लीटियल आर्टरी का एन्यूरिज्म मिला है ना तो फिर ऊपर जरूर देखना है एब्डोमिनल का, क्योंकि इनकी एसोसिएशन है बहुत ज्यादा, पता नहीं 50% या इससे ज्यादा कोई इनकी एसोसिएशन है। आइलेक्स और फेमरल उनका भी देखना है और बायलेटरल भी देखना है जरूर। पोप्लीटियल का एन्यूरिज्म मिला तो दूसरी लेग को जरूर देखना है और एब्डोमिनल एओर्टिक को जरूर देखना है। फेमरल तो लोअर लेग कर रहे हैं तो फेमरल तो देखेंगे। ठीक है, चलें जी, ये हो गया आज का पेपर। अब दूसरे पेपर में क्या करना है? अभी MRS आपने करवाना था इसमें। हाँ, सॉरी MRS रह गया है, तो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक जी। अच्छा, ये जो MRS होता है ना,
इसमें ये आप एक निमोनिक याद कर लें, माइकोकर्नाला, ठीक है। उसमें माई जो है ना, मायो सबसे पहले जो है मायोइनोसिटोल, उसकी पीक आती है, फिर कोलिन की आती है, फिर क्रेटिन। ये जो हमारे है ना एमआरएस, इसमें बेसिकली हमारे जो जितने भी ये हैं मायोइनोसिटोल, कोलिन, क्रेटिनिन, इनके प्रोटॉन्स जो हैं, क्योंकि इनकी प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी ये वो सारी चीजें डिफरेंट करती हैं ना, तो जब इसको हम डिफरेंट पल्स के अंदर डालते हैं ना, डिफरेंट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के पल्स में, तो उसी हिसाब से फिर इनके रेजोनेट करने का इनका डिफर करता है ये, ठीक है। किस पॉइंट पे ये करेंगे, ये इसका ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और पीपीएम में इनको लिया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन। तो इसको याद ऐसे करना होता है, 3.5, 3.2 और फिर 3, 2 और 1.3, ये 4 से शुरू हो रहा है ना। सबसे पहले मायोइनोसिटोल आती है 3.5 के ऊपर, यहाँ ये नॉर्मल आपको दिखाया हुआ है एमआरएस। जो नॉर्मल एमआरएस होता है ना, उसमें कोलिन, क्रेटिनिन और एनएए, इनकी इस तरह से पीक्स होती हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें ना इनकी पीक्स के ऊपर यूं करके, तो 45 का एंगल बनाएंगी एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस जा रही है, इसके साथ ना अब इधर से ड्रॉ करना शुरू करें ना, ये तो 45 का एंगल बन रहा है ना, ये नॉर्मल है। कोई भी एमआरएस आए ना, तो इन तीनों पीक्स के यूं करके लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और फिर नॉर्मल हमें पता चल जाएगा। कोलिन पे और फिर क्रेटिनिन और एनएए, ये अब याद आपने रखना है कि माइकोकर्नाला है ना, तो पहले मायोइनोसिटोल 3.5 पर आएगी, उसके बाद कोलिन 3.2 पे आएगी, ये 3 है ना, तो 3.2 यहाँ पर आ गया, 3.2 पे कोलिन आएगी, फिर 3 के ऊपर क्रेटिनिन आ जाएगी, और 2 के ऊपर एनएए आ जाएगी, लैक्टेट 1.3 के ऊपर यहाँ पर करके आ जाएगी, ठीक। चलिए, अब एबनॉर्मल जो है वो एबनॉर्मल एमआरएस तो मैं लाई नहीं। चलें, अब इसको आपको ये बताती हूँ कि अगर जो होते हैं ना कोलिन, कोलिन हमारे सेल मेम्ब्रेन्स का कंपोनेंट होती है। जब सेल टर्नओवर इंक्रीज करता है ना, जो ट्यूमर्स में ऐसे ही होता है ना, टर्नओवर इंक्रीज कर जाता है, तो टर्नओवर इंक्रीज कर जाएगा ना, तो कोलिन एलिवेट कर जाएगी, कोलिन एलिवेट कर जाएगी, इसे पीक देगी, और 2 टाइम्स जब पीक इंक्रीज कर गई है ना, 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज करिए, तो वो मेलिग्नेंसी को इंडिकेट करती है, ये भी याद रखिएगा। 2/3 अगर वो जितने पे थी, उसमें 2 टाइम्स इसके डबल हो गई है, ट्रिपल अगर हो गई है, जितना ये थी ना, इसको डबल और कर दें, यहाँ पर तो मेलिग्नेंसी को इंडिकेट करेगी। अच्छा, अब आगे चलें कि जो एनएए होता है, ये न्यूरोनल टिश्यू का कंपोनेंट है, और ट्यूमर में न्यूरोनल टिश्यू डैमेज होता है ना, ब्रेन ट्यूमर्स में, तो ब्रेन ट्यूमर्स में न्यूरोनल डैमेज होगा तो एनएए डिक्रीज कर जाए, ठीक है। अब एनएए जो है ना, वो सिर्फ 2 चीजें हैं उसमें, इसने कैनावान डिजीज में एनएए इंक्रीज कर जाएगा, इसके अलावा जो है ना पीएमएल, उसमें मेरे ख्याल है मायोइनोसिटोल इंक्रीज करता है। हाँ, पीएमएल में प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल एन्केफेलोपैथी जो होती है ना, उसमें मायोइनोसिटोल एलिवेट करता है, कैनावान में एनएए, ये याद रखें। अब जो ग्लायोमास है, इसके ऊपर तो कोलिन इंक्रीज कर जाएगी ना, और एनएए डिक्रीज कर जाएगा। ये जो हमने एंगल यूं बनाया था, हंटर एंगल, ये पीक उल्टी हो जाएगी, कोलिन ऊपर चली जाएगी, हो जाएगा ग्लायोमा में, हाई ग्रेड ग्लायोमा में। जैसे से ग्रेड ज्यादा होगा तो फिर इस तरह का, ठीक है। और इसी तरह जो हमारा होगा ना, जो रेडिएशन है उसको ट्यूमर रिकरेंस से कैसे डिफरेंशिएट करना है। ट्यूमर रिकरेंस अगर हो रही है ना, तो कोलिन एलिवेट करेगी, कोलिन क्रेटिनिन, और अगर रेडिएशन चेंज है ना, तो उसमें एनएए न्यूरोनल टिश्यू का कंपोनेंट है, उसमें एनएए, कोलिन, क्रेटिनिन सारे लो हों, क्योंकि रेडिएशन की वजह से टर्नओवर तो बहुत ही डिक्रीज कर जाना है, सेल बेचारे ग्रो ही नहीं कर पाने, और न्यूरोनल टिश्यू डैमेज हो जाना है, ठीक है। तो रेडिएशन चेंज जो है उसमें एनएए, कोलिन, क्रेटिनिन तीनों डिक्रीज कर जाएंगी, और जो है रिकरेंस ट्यूमर की, उसके अंदर जो है वो कोलिन इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा, इस्कीमिया, इन्फाक्शन और जो एब्सेसिस वगैरह है ना, उसके अंदर एसीटेट, लैक्टेट और इस तरह की जो
कंपोनेंट्स हैं वो एलिवेट करेंगे, सही है, जो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म के हैं ना उन्होंने इंक्रीज करना है। हो गया। और एक आखिरी पॉइंट ये, इसको ऐसे कैसे याद करने, इसमें लिखा हुआ है ऑफ नोट कोलिन इज लो और एब्सेंट इन टॉक्सो whereas it is elevated in lymphoma। सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होती है, तो लिम्फोमा में कोलिन एलिवेट होगा और टॉक्सो में एब्सेंट होगा। इस तरह एमआरएस डिफरेंशिएट करती है टॉक्सो और लिम्फोमा, डिस्ट्रिक्ट तो दोनों ही करते हैं।